कहानी की शुरुआत एक ऐसे युवक से होती है जिसे अचानक होश आता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो आखिर कहां आ गया है। चारों तरफ का माहौल उसके लिए बिल्कुल अनजान था। तभी उसकी नजर अपने आसपास खड़ी बेहद खूबसूरत स्नेक गर्ल्स पर पड़ती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन अगले ही पल जब वो अपने शरीर की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो इंसान नहीं रहा था, वो खुद एक सांप बन चुका था। इतना ही नहीं, बाकी सभी स्नेक गर्ल्स जहां आसानी से अपना ह्यूमन फॉर्म ले सकती थीं, वहीं वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन तक पूरी नहीं कर पा रहा था। उसे देखकर बाकी स्नेक गर्ल्स उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वे कहती हैं कि उसके अंदर कोई ब्लड लाइन ही मौजूद नहीं है। इस दुनिया में ब्लड लाइन 4 टियर में बांटी गई है, हेवन, अर्थ, मिस्टिक और येलो। हर टियर के भी कई ग्रेड होते हैं, लेकिन सबसे कमजोर येलो ब्लड लाइन वाला भी आसानी से ह्यूमन फॉर्म ले सकता है, जबकि उसके अंदर तो सबसे कमजोर ब्लड लाइन भी मौजूद नहीं थी। इसलिए उनकी नजर में वो सिर्फ एक बेकार और निकम्मा सांप था। इसी बीच एक स्नेक गर्ल अचानक चौंक जाती है। वो देखती है कि वो फीमेल नहीं बल्कि एक मेल स्नेक है। ये बात सुनते ही बाकी सभी और भी ज्यादा घृणा करने लगती हैं। वे बताती हैं कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन हमेशा से सिर्फ फीमेल स्नेक्स का क्लैन रहा है। आज तक वहां किसी मेल स्नेक का जन्म नहीं हुआ। ऊपर से उसके अंदर कोई ब्लड लाइन भी नहीं थी। अगर दूसरी क्लैंस को यह बात पता चल गई तो पूरे ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की बेइज्जती हो जाएगी। कुछ स्नेक गर्ल्स तो वहीं उसे मार डालने की बात करने लगती हैं। उनका मानना था कि ऐसा निकम्मा मेल स्नेक जिंदा रहने के भी लायक नहीं है। ये सब सुनकर वो अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या इस दुनिया में मेल स्नेक होना इतना बड़ा अपराध है। लेकिन तभी क्लैन की बड़ी बहन सभी को रोक देती है। वो साफ कहती है कि चाहे उसकी ब्लड लाइन कितनी भी कमजोर क्यों न हो, सिर्फ मेल होने की वजह से उसका जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बड़ी बहन की बात सुनकर बाकी स्नेक गर्ल्स तो चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अल्टीमेट डिवॉर एंड एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेटेड। ये आवाज सुनकर वो एकदम चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पास भी इस दुनिया में जीने का एक मौका आ चुका है। सिस्टम उसे बताता है कि अगर वो शक्तिशाली डीमन बीस्ट्स, रेयर ट्रेजर्स और स्पिरिट हर्ब्स को डिवॉर करेगा तो उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। उन्हीं एवोल्यूशन पॉइंट्स की मदद से वो लगातार अपनी ब्लड लाइन अपग्रेड कर सकता है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। ये सुनकर उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ जाती है। अभी कुछ देर पहले तक जिसे सब बेकार समझ रहे थे, अब उसके पास सबसे बड़ा सहारा सिस्टम था। थोड़ी देर बाद क्लैन की बड़ी बहन शिकार करके वापस लौटती है। वो पूरे क्लैन के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आती है। सभी स्नेक गर्ल्स खुशी खुशी खाने की तरफ दौड़ पड़ती हैं। उसे भी लगता है कि अगर वो इतना सारा खाना खा ले तो शायद जल्दी एवोल्यूशन कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए आगे बढ़ता है उसे रोक दिया जाता है। स्नेक गर्ल्स उसे ताना मारते हुए कहती हैं कि ये भोजन 3 दिन बाद होने वाले स्नेक मदर ट्रायल की तैयारी के लिए लाया गया है। एक ब्लड लाइन लेस मेल स्नेक का इस भोजन पर कोई अधिकार नहीं है। उसे वहां से भगा दिया जाता है। वो निराश होकर पीछे हट जाता है, लेकिन तभी उसे ट्रायल की एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बताया जाता है कि 3 दिन बाद पूरे पहाड़ के सभी स्नेक क्लैंस को स्नेक मदर के सामने पेश होना होगा। जो भी तय की गई स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएगा उसे वहीं मार दिया जाएगा। ये सुनकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि अगर ऐसा है तो सभी लोग यहां से भाग क्यों नहीं जाते, लेकिन उसे पता चलता है कि पूरे मिस्टी माउंटेन के चारों तरफ स्नेक मदर ने एक विशाल बैरियर बना रखा है। कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता। यानी उसके पास सिर्फ 3 दिन थे, या तो वो ताकत हासिल करे या फिर मौत का इंतजार करे। वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब उसकी सारी उम्मीद सिर्फ सिस्टम पर टिकी है। इसके बाद वो अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद उसे एक लेवल 1 गेल वुल्फ दिखाई देता है। वो बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देता है। लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलती और आखिरकार वो गेल वुल्फ को मारकर उसे डिवॉर कर लेता है। अगले ही पल सिस्टम घोषणा करता है कि उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल चुके हैं। फिर तुरंत उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसकी पहली एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। अब वो लेवल 1 डीमन बीस्ट बन चुका था। अपनी नई ताकत महसूस करते ही वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि उसका पूरा शरीर पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। लेकिन तभी उसकी नजर दूर हो रही एक भयानक लड़ाई पर पड़ती है। 2 बेहद शक्तिशाली डीमन बीस्ट्स एक दूसरे से जानलेवा युद्ध कर रहे थे। वो समझ जाता है कि अभी उनके बीच जाना आत्महत्या होगी, इसलिए वो चुपचाप छिपकर इंतजार करने लगता है। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों डीमन बीस्ट्स एक दूसरे को मार डालते हैं। यही मौका देखकर वो तुरंत वहां पहुंचता है और दोनों की लाशों को डिवॉर करना शुरू कर देता है। सिस्टम लगातार घोषणा करने लगता है। उसे भारी मात्रा में एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही उसे पहली टैलेंट एबिलिटी भी मिलती है, ब्लड पॉइजन फैंग्स। इसके बाद वो दूसरे डीमन बीस्ट को भी डिवॉर कर लेता है। इस बार उसे दूसरी टैलेंट एबिलिटी मिलती है, आयरन आर्मर बॉडी। इतने सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलने के बाद सिस्टम लगातार अपग्रेड करता जाता है। वो पहले लेवल 2 डीमन बीस्ट और फिर सीधे लेवल 3 डीमन बीस्ट तक पहुंच जाता है। उसका पूरा शरीर बदलने लगता है और अब वो एक साधारण स्नेक नहीं रह जाता। उसकी एवोल्यूशन होकर वो पॉइजन मार्क्ड आयरन आर्मर्ड स्नेक बन चुका था। नई शक्ति मिलने के बाद वो अपने शरीर को देखकर खुद भी हैरान रह जाता है। इसी दौरान जंगल में उसे इंसानों का एक समूह दिखाई देता है। वे 3 स्नेक गर्ल्स को पकड़ चुके थे और उन्हें बेचने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास कई रेयर हर्ब्स भी मौजूद थे। नंबर 11 तुरंत उनके सामने पहुंच जाता है और उनसे हर्ब्स नीचे रखने के लिए कहता है। इंसान पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि एक ऐसा स्नेक जिसने ह्यूमन फॉर्म तक नहीं लिया उनका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन अगले ही पल लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके सारे हमले नंबर 11 के आयरन आर्मर बॉडी पर बेअसर साबित होते हैं। दूसरी तरफ उसके ब्लड पॉइजन फैंग्स इंसानों के लिए बेहद घातक साबित होते हैं। कुछ ही देर में वो सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। तीनों स्नेक गर्ल्स की जान बच जाती है। वे नंबर 11 को पहचान ही नहीं पाती। जब वो खुद बताता है कि वही ब्लड लाइन लेस मेल स्नेक है जिसे कुछ दिन पहले उन्होंने बेकार कहा था, तो तीनों पूरी तरह हैरान रह जाती हैं।
लेकिन नंबर 11 साफ कह देता है कि उसने उनकी जान बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उसे तो सिर्फ उन रेयर हर्ब्स में दिलचस्पी थी। स्नेक गर्ल्स वहां से चली जाती हैं और वो सारे हर्ब्स डिवोर करना शुरू कर देता है। सिस्टम एक बार फिर भारी मात्रा में इवोल्यूशन पॉइंट्स देता है। कुछ ही पलों में वो लेवल 4 डीमन बीस्ट और फिर लेवल 5 डीमन बीस्ट तक पहुंच जाता है। इसके बाद सिस्टम घोषणा करता है कि उसकी कल्टीवेशन डीमन बीस्ट रियम की सीमा पर पहुंच चुकी है। अब उसके जीवन का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू शुरू होता है। कुछ ही क्षणों बाद वो सफलतापूर्वक लेवल 1 डीमन सोल्जर रियल में प्रवेश कर जाता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। सिस्टम उसकी ब्लड लाइन एवोल्यूशन शुरू करता है। अचानक उसके पूरे शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। उसकी पीठ पर वाटर और फायर से बनी 2 विशाल विंग्स उगाती हैं। फिर सिस्टम घोषणा करता है, कंग्रेचुलेशंस, सॉरिंग सर्पेंट ब्लड लाइन अवेकेंड। अब वो लेजेंडरी सॉरिंग सर्पेंट ब्लड लाइन का मालिक बन चुका था। नंबर 11 अपनी नई शक्ति को देखकर खुद भी विश्वास नहीं कर पाता। वो समझ जाता है कि अब 3 दिन बाद होने वाले स्नेक मदर ट्रायल में उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहता है कि अब देखते हैं कौन उसे ब्लड लाइन लेस कहकर उसका अपमान करता है। कुछ ही देर बाद पूरे मिस्टी माउंटेन के सभी स्नेक क्लैंस स्नेक मदर ट्रायल के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। वो भी ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के साथ वहां पहुंचता है। पहली बार उसकी नजर स्नेक मदर पर पड़ती है। उसकी भयानक ऑरा पूरे मैदान पर छाई हुई थी। उधर कुछ स्नेक गर्ल्स अब भी उसे देखकर हंस रही थीं। उनका मानना था कि जिसने उन्हें जंगल में बचाया था वो कोई और था। नंबर 11 इतना शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता। लेकिन नंबर 11 इस बार सिर्फ मुस्कुराता है। उसे पता था कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया अपनी आंखों से उसकी असली ताकत देखने वाली थी। कहानी आगे बढ़ती है स्नेक मदर ट्रायल से, जहां पूरे मिस्टी माउंटेन के सभी स्नेक क्लैंस इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ अलग अलग ब्लड लाइन वाले स्नेक वॉरियर्स खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं होने वाली थी, बल्कि कमजोर साबित होने वालों की मौत भी तय थी। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन भी नंबर 11 के साथ वहां पहुंच चुका था। जैसे ही कुछ दूसरे क्लैंस की नजर नंबर 11 पर पड़ती है, वे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका कहना था कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि उनके बीच अब भी एक ऐसा मेल स्नेक मौजूद है जिसने अभी तक ह्यूमन फॉर्म भी हासिल नहीं किया। लेकिन क्लैन की बड़ी बहन तुरंत उनके सामने खड़ी हो जाती है। वो साफ कह देती है कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के मामलों में दखल देने का अधिकार किसी और क्लैन को नहीं है। उसी समय स्नेक मदर सबकी तरफ देखकर घोषणा करती है कि अब स्ट्रेंथ असेसमेंट शुरू होने वाला है। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही आगे अपने क्लैन का भविष्य बदल पाएगा। इतना कहते ही स्नेक मदर अपनी भयानक ऑरा पूरे मैदान में फैला देती है। अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे पूरे आकाश का भार हर स्नेक वॉरियर के शरीर पर आ गिरा हो। कई स्नेक पीपल उसी समय घुटनों के बल गिर जाते हैं, कुछ दर्द से चीखने लगते हैं, जबकि कई लोगों के शरीर कांपने लगते हैं। बड़ी बहन तुरंत नंबर 11 के पास आती है और उससे कहती है कि वो उसके पीछे खड़ा रहे, शायद उसकी ऑरा से उसे थोड़ा सहारा मिल जाए। लेकिन नंबर 11 को जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये दबाव उसके लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना बाकी लोगों के लिए। वो पूरी शांति से खड़ा रहता है। समय बीतता जाता है। एक एक करके कई स्नेक वॉरियर्स हार मान लेते हैं, लेकिन नंबर 11 अब भी बिना झुके खड़ा रहता है। ये देखकर बड़ी बहन भी हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि नंबर 11 इस परीक्षा को उससे भी आसानी से झेल रहा है। कुछ देर बाद आखिरकार परीक्षा समाप्त हो जाती है। स्नेक मदर संतुष्ट होकर घोषणा करती है कि जो लोग अंत तक टिके रहे हैं वे इस ट्रायल में सफल हो चुके हैं। अब सभी क्लैंस को उनकी योग्यता के अनुसार टेरिटरी कोर दिया जाने लगता है। कुछ क्लैंस को डी रैंक टेरिटरी मिलती है तो कुछ को उससे बेहतर। जब ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की बारी आती है तो उन्हें उम्मीद से कहीं बड़ा बी रैंक टेरिटरी कोर मिलता है। पूरा ग्रीन आइड स्नेक क्लैन खुशी से झूम उठता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी बड़ी टेरिटरी मिलेगी। उसी समय नंबर 11 के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, क्रॉस रियल्म रिवॉर्ड अनलॉक्ड। सिस्टम बताता है कि अब उसके पास अपनी क्लैन टेरिटरी है, इसलिए उसे एक खास रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन वो रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब वो अपनी नई टेरिटरी में पहुंच जाएगा। नंबर 11 के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही पूरा क्लैन अपनी नई टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगता है, अचानक कुछ स्नेक वॉरियर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। वे थे क्रिम्सन स्केल स्नेक क्लैन। उनका नेता घमंड से टेरिटरी कोर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन इस टेरिटरी के लायक नहीं है। अगर वे अपनी जान बचाना चाहते हैं तो तुरंत टेरिटरी कोर उन्हें सौंप दें और क्रिम्सन स्केल स्नेक क्लैन की सेवा स्वीकार कर लें। ये सुनते ही ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की सभी स्नेक गर्ल्स गुस्से से भर उठती हैं। उनकी बड़ी बहन साफ मना कर देती है, लेकिन क्रिम्सन स्केल क्लैन का नेता हंसने लगता है। वो कहता है कि लगता है उन्हें स्नेक रेस का सबसे बड़ा नियम याद नहीं है। इस दुनिया में हाई ब्लड लाइन हमेशा लो ब्लड लाइन पर शासन करती है। अगर किसी की ब्लड लाइन ऊंची है तो वो नीचे वाली ब्लड लाइन को अपना स्लेव बना सकता है। नंबर 11 ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे पहली बार पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि ब्लड लाइन भी लोगों की किस्मत तय करती है। बड़ी बहन आगे बढ़कर कहती है कि उसकी ब्लड लाइन मिस्टिक ग्रेड है, लेकिन अगले ही पल क्रिम्सन स्केल क्लैन का नेता अपनी ब्लड लाइन रिलीज कर देता है। पूरे मैदान में भारी ऑरा फैल जाती है। वो गर्व से घोषणा करता है, अर्थ ग्रेड ब्लड लाइन। ये सुनते ही ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के सभी सदस्य घबरा जाते हैं। मिस्टिक ग्रेड अर्थ ग्रेड के सामने बिल्कुल कमजोर थी। क्रिम्सन स्केल क्लैन का नेता तुरंत स्नेक मदर की तरफ देखकर अनुरोध करता है कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन को उनके क्लैन का स्लेव घोषित कर दिया जाए। स्नेक मदर बिना किसी हिचकिचाहट की अनुमति दे देती है। ये सुनते ही ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की कई स्नेक गर्ल्स रोने लगती हैं। उन्हें पता था कि क्रिम्सन स्केल क्लैन फीमेल स्नेक्स के साथ बेहद क्रूर व्यवहार करता है। अगर वे स्लेव बन गईं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्रिम्सन स्केल क्लैन का नेता टेरिटरी कोर छीनने के लिए आगे बढ़ता है। वो बड़ी बहन को अपने साथ ले जाने की बात करता है और नंबर 11 की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि सबसे पहले इस
बदसूरत मेल स्नेक को टेरिटरी से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुनते ही नंबर 11 का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे स्नेक मदर की तरफ देखकर पूछता है, अगर मेरी ब्लड लाइन इन सबसे ऊंची हुई तो क्या मैं इन्हें अपना स्लेव बना सकता हूँ? स्नेक मदर बिना किसी भाव के जवाब देती है, हाँ। बस यही जवाब नंबर 11 को चाहिए था। क्रिम्सन स्केल क्लैन के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक ऐसा स्नेक जिसने ह्यूमन फॉर्म तक नहीं लिया, वो अर्थ ग्रेड ब्लड लाइन को कैसे चुनौती दे सकता है। लेकिन नंबर 11 शांत रहता है। वो धीरे धीरे अपनी पूरी ब्लड लाइन रिलीज करता है। अगले ही पल पूरे मैदान में तेज रोशनी फैल जाती है। उसकी पीठ से वाटर और फायर की 2 विशाल विंग्स निकल आती हैं। भयानक ऑरा पूरे ट्रायल ग्राउंड में फैल जाती है। सिस्टम द्वारा जागृत हेवन ग्रेड सॉरिंग सर्पेंट ब्लड लाइन पहली बार सबके सामने प्रकट होती है। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। हर किसी की आंखों में सिर्फ हैरानी थी। कुछ देर पहले तक जिसे ब्लड लाइन लेस मेल स्नेक कहा जा रहा था, वही अब हेवन ग्रेड ब्लड लाइन का मालिक बन चुका था। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की सभी स्नेक गर्ल्स खुशी से चिल्लाने लगती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वे अब बच चुकी हैं। दूसरी तरफ क्रिम्सन स्केल क्लैन का नेता पूरी तरह घबरा जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि हेवन ग्रेड ब्लड लाइन सचमुच उसके सामने खड़ी है। लेकिन अगले ही पल वो चिल्लाकर अपने लोगों को नंबर 11 को मारने का आदेश देता है। उसे लगता था कि अगर नंबर 11 अभी जिंदा रहा तो भविष्य में वो पूरे स्नेक रेस के लिए खतरा बन जाएगा। जैसे ही वे हमला करते हैं, नंबर 11 तुरंत अपनी डीमन सोल्जर ऑरा रिलीज कर देता है। अब सबको पता चल जाता है कि वो सिर्फ हेवन ग्रेड ब्लड लाइन का मालिक ही नहीं, बल्कि डीमन सोल्जर रियल्म तक भी पहुंच चुका है। क्रिम्सन स्केल क्लैन के लोग उसके सामने टिक ही नहीं पाते। कुछ ही पलों में नंबर 11 उन्हें एक एक करके हरा देता है। उनका नेता आखिर में डर कर शांति की भीख मांगने लगता है। लेकिन नंबर 11 साफ कह देता है, जब तुम हमें स्लेव बनाने आए थे तब तुम्हें दया याद नहीं आई थी। इतना कहते ही वो आखिरी वार करता है। क्रिम्सन स्केल क्लैन पूरी तरह हार जाता है। अब पूरा ट्रायल ग्राउंड शांत हो चुका था। नंबर 11 ऊंची आवाज में सबको चुनौती देता है, अगर किसी को ग्रीन आइड स्नेक क्लैन से कोई शिकायत है तो सामने आ जाए। लेकिन इस बार कोई भी आगे नहीं बढ़ता। सभी क्लैंस चुपचाप सिर झुका लेते हैं। स्नेक मदर भी नंबर 11 की ताकत से प्रभावित हो जाती है। वो घोषणा करती है कि असली शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा बड़े इनाम का अधिकारी होता है। इसके बाद वो ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के टेरिटरी कोर को अपग्रेड कर देती है। अब उन्हें पहले से भी बेहतर टेरिटरी मिलने वाली थी। पूरा ग्रीन आइड स्नेक क्लैन खुशी खुशी अपनी नई टेरिटरी की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सभी की आंखें चमक उठती हैं। चारों तरफ बेहद घनी स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई थी। सिर्फ सांस लेने से ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कल्टीवेशन अपने आप बढ़ रही हो। सभी स्नेक गर्ल्स खुशी से नंबर 11 के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। कोई कहती है कि आज वो उसके नेस्ट में सोए, दूसरी कहती है कि उसका नेस्ट सबसे बड़ा और सबसे आरामदायक है, तीसरी तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। नंबर 11 पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। तभी बड़ी बहन सभी को रोक देती है। वो हंसते हुए कहती है कि नंबर 11 ने आज सबसे बड़ा योगदान दिया है, इसलिए सभी उसका सम्मान करना चाहती हैं। लेकिन अभी वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है। अगर इस समय वो इन सब बातों में उलझ गया तो उसकी कल्टीवेशन पर बुरा असर पड़ेगा। सब लोग हंसने लगते हैं। नंबर 11 भी मुस्कुराता है, लेकिन उसे याद आता है कि अभी उसका सबसे बड़ा काम बाकी है। वो मन ही मन सोचता है कि अभी इन सब बातों का समय नहीं है। सबसे पहले उसे सिस्टम का क्रॉस रियल्म रिवॉर्ड लेना होगा। वो चुपचाप टेरिटरी के एक सुनसान हिस्से की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, सिस्टम सक्रिय हो जाता है। उसके सामने एक चमकती हुई दिव्य लॉ प्रकट होती है। सिस्टम बताता है कि यह एक बेहद दुर्लभ स्पिरिट फ्लेम है। अगर भविष्य में वो 5 अलग अलग एलिमेंट स्पिरिट फ्लेम्स इकट्ठा कर लेफ्टिनेंट, तो वो डीमन रेस के सबसे शक्तिशाली शरीरों में से एक 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी तैयार कर सकेगा। नंबर 11 ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी अगली यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जैसे ही नंबर 11 अपनी नई टेरिटरी के एक शांत हिस्से में पहुंचता है, उसकी पूरी नजर सिस्टम द्वारा मिले उस रहस्यमयी रिवॉर्ड पर टिक जाती है। अभी कुछ ही देर पहले उसे पता चला था कि अगर वो 5 एलिमेंट स्पिरिट फ्लेम्स इकट्ठा कर ले तो भविष्य में 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी तैयार कर सकता है। ये डीमन रेस के सबसे शक्तिशाली शरीरों में से एक माना जाता था। नंबर 11 बिना देर किए उस स्पिरिट फ्लेम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह प्रक्रिया बेहद कठिन होगी, लेकिन तभी उसके सामने एक चौंकाने वाली घटना होती है। उसे पता चलता है कि मॉल्टन गोल्ड स्पिरिट फ्लेम अपने आप आसपास के लावा से ऊर्जा खींचना शुरू कर चुकी है। सिस्टम लगातार घोषणा करने लगता है, एवोल्यूशन पॉइंट्स 100, 100, 100। नंबर 11 कुछ किए बिना ही लगातार एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल करने लगता है। कुछ ही देर में सिस्टम उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है। लेवल 2 डीमन सोल्जर, फिर तुरंत लेवल 3 डीमन सोल्जर। सिर्फ लेटे लेटे उसकी कल्टीवेशन बढ़ती जा रही थी। नंबर 11 खुशी से मुस्कुरा देता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि अब हर अगली लेवल के लिए पहले से लगभग 100 गुना ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होंगे। यानी अब कल्टीवेशन पहले जितनी आसान नहीं रहने वाली थी। उधर टेरिटरी के बाहर अचानक कुछ स्नेक गर्ल्स पहुंचती हैं। जैसे ही बड़ी बहन उन्हें देखती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वे उसी ब्लड लाइन की दूसरी शाखा से आई हुई स्नेक गर्ल्स थीं। वे बड़ी बहन को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि आखिरकार उन्हें उसे ढूंढने में सफलता मिल गई। फिर वे बताती हैं कि ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की वजह से उन्हें स्नेक मदर ट्रायल से छूट मिल गई है, लेकिन उनका असली उद्देश्य कुछ और था। वे बड़ी बहन से कहती हैं कि ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का यंग मास्टर जल्द ही अपनी 18 स्नेक कॉन्क्यूबाइंस चुनने वाला है। अगर ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की लड़कियां वहां चली जाएं तो पूरी ब्लड लाइन सुरक्षित हो जाएगी। बड़ी बहन बिना सोचे उनका प्रस्ताव ठुकरा देती है। वो कहती है कि वे किसी की कॉन्क्यूबाइन बनने नहीं वाली। ये सुनते ही वे स्नेक गर्ल्स व्यंग्य से हंसने लगती हैं। तभी नंबर 11 आगे बढ़कर उनसे पूछता है,
अगर इतना ही अच्छा है तो तुम लोग खुद क्यों नहीं चली जाती? उसका सवाल सुनकर उनका चेहरा उतर जाता है। वे तुरंत नंबर 11 की तरफ इशारा करके कहती हैं कि बड़ी बहन अब किसी जंगली मेल स्नेक के साथ घूम रही है। फिर वे दावा करती हैं कि ग्रीन प्यूपिल स्नेक ब्लड लाइन में कभी मेल स्नेक पैदा ही नहीं होते, इसलिए नंबर 11 किसी भी हालत में उनके क्लैन का सदस्य नहीं हो सकता। नंबर 11 भी बड़ी बहन की तरफ देखने लगता है। तब पहली बार बड़ी बहन उसके जन्म की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि कई साल पहले उसे जंगल में एक अकेला स्नेक एग मिला था। वही अंडा बाद में नंबर 11 निकला। यानी आज तक किसी को उसके असली माता पिता या उसकी असली ब्लड लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर सामने खड़ी स्नेक गर्ल्स जोर जोर से हंसने लगती हैं। वे कहती हैं कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन अब इतना कमजोर हो चुका है कि उसे अपनी रक्षा के लिए किसी अज्ञात ब्लड लाइन वाले स्नेक का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके बाद वे फिर ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के यंग मास्टर की तारीफ करने लगती हैं। उनके मुताबिक वो अभी पूरी तरह एडल्ट भी नहीं हुआ, फिर भी हाफ स्टेप डीमन जनरल तक पहुंच चुका है। अगर कोई स्नेक गर्ल उसकी कॉन्क्यूबाइन बन जाए तो वो बहुत बड़ा सम्मान होगा। इतना ही नहीं, शायद वो खुश होकर कोई टेरिटरी भी इनाम में दे दे। ये सुनकर बड़ी बहन मुस्कुरा देती है। वो शांत आवाज में कहती है, टेरिटरी की चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वही हमारी टेरिटरी है। ये सुनते ही तीनों स्नेक गर्ल्स चौंक जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के पास सचमुच अपनी टेरिटरी है। वे तुरंत चारों तरफ देखने लगती हैं। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करते ही उनके चेहरे बदल जाते हैं। चारों तरफ रेयर रिसोर्सेज फैले हुए थे। सिर्फ सांस लेने से ही कल्टीवेशन तेज महसूस हो रही थी। अब उनके मन में लालच पैदा हो जाता है। वे बड़ी बहन से टेरिटरी कोर दिखाने के लिए कहती हैं। बड़ी बहन मासूमियत में उन्हें बता देती है कि अभी तक किसी ने टेरिटरी कोर के साथ बॉन्ड नहीं किया, बस इतना सुनना था। तीनों का असली चेहरा सामने आ जाता है। वे कहती हैं कि बड़ी टेरिटरी संभालना ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के बस की बात नहीं है। तीनों पहले से डीमन सोल्जर रियल में है। अगर टेरिटरी उनके हाथ में आ जाए तो वे जल्द ही डीमन जनरल बन सकती हैं। इसलिए क्लैन के भविष्य के लिए टेरिटरी कोर उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन बड़ी बहन साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, ये टेरिटरी नंबर 11 की वजह से मिली है, इस पर अधिकार भी उसी का होगा। ये सुनते ही तीनों स्नेक गर्ल्स अपना धैर्य खो बैठती हैं। वे जबरदस्ती टेरिटरी कोर छीनने की कोशिश करती हैं। तभी नंबर 11 उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो शांत स्वर में कहता है, जब बातों से काम नहीं बना तो अब चोरी करोगी? तीनों एक साथ उसकी तरफ झपट पड़ती हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि 3 डीमन सोल्जर्स मिलकर एक लेवल 3 डीमन सोल्जर को आसानी से हरा देंगी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। नंबर 11 बिजली जैसी स्पीड से उनके बीच पहुंच जाता है। उसका सिर्फ एक वार और पहली स्नेक गर्ल दूर जाकर गिरती है। दूसरा वार, दूसरी स्नेक गर्ल भी लड़ने लायक नहीं बचती। तीसरी पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक ही रियल्म का डीमन सोल्जर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। कुछ ही पलों में तीनों जमीन पर गिरी हुई थीं। वे डर के मारे दया की भीख मांगने लगती हैं। लेकिन नंबर 11 उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं देखता। उसे साफ समझ आ जाता है कि अगर आज इन्हें छोड़ दिया तो भविष्य में यही सबसे बड़ा खतरा बनेगी। वो उन्हें खत्म करने का फैसला करता है। तभी उनमें से एक स्नेक गर्ल जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, हमें मारकर भी तुम नहीं बचोगे। नंबर 11 रुक जाता है। वो पूछता है, क्या मतलब? स्नेक गर्ल गर्व से बताती है कि मरने से पहले उसने अपनी ब्लड लाइन सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल कर दी है। उस टेक्निक की मदद से सारी जानकारी पहले ही ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन तक पहुंच चुकी है। बहुत जल्द उनका पूरा क्लैन इस टेरिटरी पर हमला करेगा और उस क्लैन का लीडर एक असली डीमन जनरल है। ये सुनते ही ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के सभी सदस्य घबरा जाते हैं। बड़ी बहन बताती है कि डीमन सोल्जर और डीमन जनरल के बीच का अंतर आसमान और जमीन जितना होता है। चाहे नंबर 11 के पास हेवन ग्रेड ब्लड लाइन ही क्यों न हो, सिर्फ 1 महीने में डीमन जनरल बनना लगभग असंभव है। वो याद दिलाती है कि टेरिटरी क्लेम होने के बाद 1 महीने तक प्रोटेक्शन रहता है। शायद इसी दौरान कोई रास्ता निकल आए। कुछ स्नेक गर्ल्स डरकर टेरिटरी छोड़कर भागने की सलाह देती हैं। उन्हें लगता है कि ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन से लड़ना आत्महत्या होगी। लेकिन नंबर 11 सबकी बातें सुनने के बाद शांत आवाज में सिर्फ एक ही बात कहता है, 1 महीना मेरे लिए काफी है। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वो बड़ी बहन से कहता है कि सबसे पहले टेरिटरी कोर को पूरी तरह रिफाइन किया जाए। जैसे ही रिफाइनमेंट पूरा होगा, टेरिटरी के अंदर मौजूद हर स्पिरिट हर्ब, हर रेयर ट्रेजर और हर रिसोर्स का पता चल जाएगा। कुछ समय बाद बड़ी बहन रिफाइनमेंट पूरा कर लेती है। अब उसे पूरे मोल्टन फायर फॉरेस्ट का नक्शा साफ दिखाई देने लगता है। वो खुशी से नंबर 11 को बताती है कि टेरिटरी के अंदर सैकड़ों साल पुराने स्पिरिट हर्ब्स और अनगिनत रेयर ट्रेजर्स छिपे हुए हैं। नंबर 11 तुरंत फैसला करता है कि अब पूरा क्लैन उसके साथ कल्टीवेशन के लिए बाहर जाएगा। लेकिन तभी बड़ी बहन और बाकी स्नेक गर्ल्स उसे रोक देती हैं। वे पहले ही आपस में एक फैसला कर चुकी थीं। अगले पूरे 1 महीने तक टेरिटरी के अंदर मिलने वाला हर रिसोर्स सिर्फ नंबर 11 के लिए होगा। वे कहती हैं कि बिना डीमन जनरल के कोई भी टेरिटरी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। अगर नंबर 11 जल्दी डीमन जनरल बन गया तो वही पूरे क्लैन की रक्षा कर पाएगा। बड़ी बहन मुस्कुराकर कहती है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, जब तुम इतने शक्तिशाली बन जाओ तो हमें अपने साथ रहने की एक जगह दे देना। उनकी बात सुनकर नंबर 11 हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो कहता है, तुम लोग अभी भी मुझे कम समझ रही हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ओवरपावर्ड होना किसे कहते हैं। इसके बाद वो पूरे क्लैन को साथ लेकर मोल्टन फायर फॉरेस्ट के अंदर निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक के बाद एक शक्तिशाली डीमन बीस्ट का शिकार करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में वो लगातार 9 लेवल 5 डीमन सोल्जर बीस्ट को मार गिराता है। पूरे ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की स्नेक गर्ल्स उसकी ताकत देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। वे यकीन ही नहीं कर पाती कि सिर्फ लेवल 3 डीमन सोल्जर होते हुए भी नंबर 11 इतनी आसानी से इतने शक्तिशाली डीमन बीस्ट को खत्म कर रहा है। इसी दौरान बड़ी बहन को एक बेहद दुर्लभ क्रिम्सन फ्लेम हर्ब मिलती है। वो तुरंत उसे नंबर 11 की तरफ बढ़ाते हुए
कहती है, ये हर्ब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगी, इसे लेकर अपनी कल्टीवेशन और तेज कर लो। और यहीं से नंबर 11 की अगली बड़ी ब्रेक थ्रू की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही नंबर 11 उस स्पिरिट हर्ब को अब्सॉर्ब करता है, उसके शरीर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बढ़ने लगती है। उसी समय सामने एक और लेवल 5 डीमन सोल्जर बीस्ट आ जाता है। नंबर 11 बिना किसी डर के सीधे उस पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में वो बीस्ट भी उसके सामने हार जाता है। सिस्टम तुरंत घोषणा करता है 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। फिर बिना देर किए एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। होस्ट कंज्यूम्ड 4000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। लेवल 4 डीमन सोल्जर अचीव्ड। नई रियल्म में पहुंचते ही नंबर 11 के पूरे शरीर से शक्तिशाली ऑरा निकलने लगती है। लेकिन असली खुशी तब होती है जब सिस्टम उसे एक नई टैलेंट एबिलिटी देता है, मॉल्टन रॉर। सिस्टम बताता है कि यह स्किल दुश्मन को जबरदस्ती 3 सेकंड के लिए स्टन कर सकती है। नंबर 11 खुशी से मुस्कुरा उठता है। अब उसके पास अटैक, डिफेंस, पॉइजन और स्टन, चारों तरह की शक्तियां मौजूद थीं। लेकिन सिस्टम यहीं नहीं रुकता। वो नंबर 11 की पुरानी टैलेंट्स को आपस में मर्ज करना शुरू कर देता है। ब्लड पॉइजन फैंग्स, आयरन आर्मर बॉडी और मॉल्टन रॉर। कुछ ही पलों में तीनों मिलकर एक बिल्कुल नई पैसिव एबिलिटी बना देते हैं, पॉइजन फ्लेम काउंटर अटैक। अब अगर कोई नंबर 11 पर हमला करेगा तो उसके शरीर में पॉइजन फैलने के साथ 3 सेकंड तक स्टन होने की भी संभावना रहेगी। यानी अब उसे मारना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा था। नंबर 11 अपनी नई ताकत महसूस करता है, लेकिन सिस्टम फिर उसे याद दिलाता है कि अगले लेवल तक पहुंचने के लिए अभी भी लगभग 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। वो आसपास नजर घुमाता है, लेकिन पूरे इलाके के लगभग सभी हाई लेवल डीमन बीस्ट्स खत्म हो चुके थे। अब आगे बढ़ने के लिए उसे कोई नया मौका तलाशना होगा। उसी समय बड़ी बहन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। वो कहती है कि नंबर 11 की कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब बाकी सभी उसके पीछे छूटते जा रहे हैं। नंबर 11 भी मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोगों को अपने रिसोर्सेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो फैसला करता है कि वापस टेरिटरी पहुंचने के बाद सारे स्पिरिट हर्ब्स पूरे क्लैन में बराबर बांटे जाएंगे। बड़ी बहन उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो जाती है, लेकिन तभी सिस्टम अचानक वार्निंग देता है, स्पेशल ट्रेजर डिटेक्टेड। लगभग 12 मील दूर एक बेहद दुर्लभ स्पिरिट फ्लेम प्रकट हुई थी। उसका नाम था ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। सिस्टम बताता है कि यह साधारण स्पिरिट फ्लेम नहीं बल्कि एक हेवनली ट्रेजर है। अगर नंबर 11 इसे सफलतापूर्वक अब्सॉर्ब कर ले तो डीमन जनरल रियल्म तक पहुंचने की उसकी राह बहुत आसान हो जाएगी। ये सुनते ही नंबर 11 की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन बड़ी बहन तुरंत उसे रोक देती है। वो बताती है कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम स्नेक मदर की टेरिटरी से बाहर मौजूद है। उसके आगे की जगह पूरी तरह लॉलेस लैंड है। वहां मिस्टी माउंटेन के सबसे ताकतवर डीमन क्लैंस घूमते रहते हैं। जरा सी गलती और मौत तय है। लेकिन नंबर 11 का फैसला बदलने वाला नहीं था। वो शांत आवाज में कहता है, ये स्पिरिट फ्लेम ही मुझे डीमन जनरल बनाएगी। मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। इतना कहकर वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वो एक विशाल झील के किनारे पहुंचता है। झील के बीचों बीच हरे रंग की दिव्य अग्नि जल रही थी। वही थी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। लेकिन नंबर 11 अकेला नहीं था। उस ट्रेजर के चारों तरफ पहले से कई बड़े डीमन क्लैंस के एक्सपर्ट्स खड़े थे। उनमें पिग डीमन क्लैन, स्नेक डीमन क्लैन और मिस्टी माउंटेन की 5 सबसे बड़ी शक्तियों के सदस्य मौजूद थे। सबके सब हाफ स्टेप डीमन जनरल थे। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की स्नेक गर्ल्स ये देखकर घबरा जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इतनी बड़ी शक्तियों के सामने उनका टिकना नामुमकिन है। लेकिन तभी पिग डीमन क्लैन का एक एक्सपर्ट नंबर 11 की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, इतने अच्छे चेहरे वाला लड़का शायद इस ट्रेजर का असली मालिक हो सकता है। वो उसे आगे जाकर स्पिरिट फ्लेम लेने के लिए उकसाने लगता है। बाकी एक्सपर्ट्स भी उसकी बात का साथ देते हैं। वे बार बार कहते हैं, जाओ, ट्रेजर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन नंबर 11 तुरंत समझ जाता है कि वे उसे मोहरा बनाना चाहते हैं। उसी समय पिग डीमन क्लैन का एक दूसरा एक्सपर्ट धीरे से उसे चेतावनी देता है। वो कहता है, बाकी सब तुम्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। झील के बीच जो आयन स्केल लिजर्ड पड़ा है वो अभी भी हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल का बीस्ट है। घायल होने के बावजूद वो 10 लेवल 4 डीमन सोल्जर्स को एक साथ मार सकता है। नंबर 11 उसकी बात ध्यान से सुनता है, फिर दूर पड़े घायल आयन स्केल लिजर्ड को देखता है। वो समझ जाता है कि बाकी सभी उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो लिजर्ड को मारने में सफल हो गया तो वे तैयार ट्रेजर छीन लेंगे। लेकिन नंबर 11 के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराकर सोचता है, तुम लोगों को ये मरता हुआ बीस्ट दिखाई दे रहा है, मुझे तो सिर्फ एक चलता फिरता एक्सपीरियंस पैक दिखाई दे रहा है। इतना सोचकर वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आयरन स्केल लिजर्ड की तरफ बढ़ जाता है। बाकी सभी एक्सपर्ट्स उसे देखकर हंसने लगते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि कुछ ही सेकंड में ये लड़का मर जाएगा। बड़ी बहन घबराकर उसे वापस बुलाने की कोशिश करती है। वो चिल्लाकर कहती है, नंबर 11 वापस आ जाओ। लेकिन नंबर 11 बिना पीछे देखे सिर्फ एक ही बात कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। अगले ही पल वो अपनी हेवन ग्रेड सॉरिंग सर्पेंट ब्लड लाइन एक्टिवेट कर देता है। वाटर और फायर की विशाल विंग्स पूरे आकाश में फैल जाती हैं। भयानक ऑरा पूरे झील के किनारे फैल जाती हैं। बाकी एक्सपर्ट्स पहली बार गंभीर हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये कोई साधारण डीमन सोल्जर नहीं है। लेकिन उनमें से एक फिर भी हंसते हुए कहता है, ब्लड लाइन चाहे जितनी बड़ी हो, आखिर है तो सिर्फ लेवल 4 डीमन सोल्जर। उधर आयरन स्केल लिजर्ड पूरी ताकत से नंबर 11 पर हमला करता है, लेकिन उसके पहले ही वार से सभी चौंक जाते हैं। नंबर 11 का शरीर जरा भी नहीं हिलता। आयरन आर्मर बॉडी उसकी पूरी रक्षा कर लेती है।
कुछ ही पल बाद उसके ब्लड पॉइजन फैंग्स लिजर्ड के शरीर में धंस जाते हैं। धीरे धीरे जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है। अचानक नंबर 11 की नई पैसिव एबिलिटी भी एक्टिवेट हो जाती है, पॉइजन फ्लेम काउंटर अटैक। आयरन स्केल लिजर्ड अचानक 3 सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। नंबर 11 यही मौका पकड़ लेता है। वो लगातार कई तेज हमले करता है। कुछ ही क्षणों बाद विशाल आयरन स्केल लिजर्ड जमीन पर गिर पड़ता है। नंबर 11 बिना समय गंवाए उसे डिवॉर कर लेता है। सिस्टम तुरंत घोषणा करता है, हाफ स्टेप डीमन जनरल बीस्ट डिवॉर्ड। इसके साथ ही उसे एक नई टैलेंट एबिलिटी मिलती है, शैडो स्केल स्टेल्थ। सिस्टम बताता है कि ये एक बेहद दुर्लभ मूवमेंट टैलेंट है। इसकी मदद से नंबर 11 की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये टैलेंट पॉइजन फ्लेम काउंटर अटैक के साथ मर्ज नहीं होगी, ये अलग स्किल की तरह काम करेगी। नंबर 11 मुस्कुराता है। उसे ठीक उसी समय ग्रीन लोटस कोर फ्लेम भी मिल जाती है। वो उसे लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी चारों तरफ खड़े एक्सपर्ट्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि आयरन स्केल लिजर्ड को घायल उन्होंने किया था, इसलिए ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पर पहला अधिकार उनका है। एक एक्सपर्ट धमकी देता है कि इतनी बड़ी हेवनली ट्रेजर एक लेवल 4 डीमन सोल्जर के हाथ में नहीं रह सकती। बड़ी बहन तुरंत नंबर 11 के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, तुम भाग जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। लेकिन नंबर 11 मुस्कुराकर उसे पीछे हटने का इशारा करता है। फिर अचानक वो जोर से कहता है, मैं ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का यंग मास्टर हूँ। क्या तुम लोग सच में मेरी स्पिरिट फ्लेम छीनना चाहते हो? कुछ पल के लिए सभी एक्सपर्ट्स रुक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक हंसने लगता है। वो कहता है, ये लॉलेस लैंड है, यहाँ किसी क्लैन का नाम काम नहीं आएगा, तुम्हें यहीं मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चारों एक्सपर्ट्स एक साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11 शांत स्वर में कहता है, अगर स्पिरिट फ्लेम चाहिए तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। इतना कहते ही वो अपनी नई टैलेंट एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है, शैडो स्केल स्टेल्थ। अगले ही पल उसका शरीर धुंधला पड़ जाता है। उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि चारों हाफ स्टेप डीमन जनरल एक्सपर्ट्स उसकी परछाई तक नहीं पकड़ पाते। कुछ ही सेकंड में नंबर 11 ग्रीन लोटस कोर फ्लेम लेकर उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। चारों एक्सपर्ट्स गुस्से से पागल हो उठते हैं। वे तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़ते हैं, लेकिन बाकी कुछ एक्सपर्ट्स वहीं रुक जाते हैं। वे समझ चुके थे कि आज नंबर 11 सिर्फ स्पिरिट फ्लेम ही नहीं ले गया, बल्कि पूरे मिस्टी माउंटेन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स की इज्जत भी अपने साथ लेकर चला गया। उधर बड़ी बहन दूर खड़ी नंबर 11 को सुरक्षित निकलते देख राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे पता था कि अब उन चारों हाफ स्टेप डीमन जनरल एक्सपर्ट्स का पीछा यहीं खत्म नहीं होने वाला। अब असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। कहानी आगे बढ़ती है ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की नई टेरिटरी से, जहां नंबर 11 अपनी कल्टीवेशन को और तेज करने की तैयारी कर रहा था। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था, इसलिए उसके पास समय बहुत कम था। अगर अगले 1 महीने के अंदर वो डीमन जनरल रियम तक नहीं पहुंचा तो पूरा क्लैन तबाह हो सकता था। बड़ी बहन बाकी स्नेक गर्ल्स में स्पिरिट हर्ब्स बांटने चली जाती है, जबकि नंबर 11 अकेले कल्टीवेशन शुरू कर देता है। जैसे ही वो सिस्टम में जमा हुए एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, तुरंत घोषणा होती है, होस्ट कंज्यूम्ड 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स, लेवल 5 डीमन सोल्जर अचीव्ड। एक और ब्रेक थ्रू के साथ उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अब सिर्फ ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को रिफाइन करना बाकी था। नंबर 11 तुरंत उस हेवनली ट्रेजर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। स्पिरिट फ्लेम बहुत धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगती है। वो हैरान होकर सिस्टम से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब सिस्टम उसे बताता है कि पहले मिली मॉल्टन गोल्ड स्पिरिट फ्लेम एक सिस्टम रिवॉर्ड थी, इसलिए उसे रिफाइन करने में सिस्टम ने खुद मदद की थी। लेकिन ग्रीन लोटस कोर फ्लेम एक असली हेवनली ट्रेजर है। अगर नंबर 11 इसे अपनी ताकत से रिफाइन करेगा तो इसमें लगभग 1 महीना लग जाएगा। ये सुनते ही नंबर 11 का चेहरा उतर जाता है। 1 महीना यानी बिल्कुल उतना ही समय जितने में ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन हमला करने वाला था। अगर उसने अभी कल्टीवेशन शुरू की तो पूरा क्लैन उसकी रक्षा करते करते खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो मजबूर होकर सिक्लूजन में चला जाता है और पूरी ताकत से स्पिरिट फ्लेम रिफाइन करने लगता है। इधर ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की टेरिटरी के बाहर अचानक भारी हलचल शुरू हो जाती है। स्नेक डीमन क्लैन की विशाल सेना टेरिटरी के सामने पहुंच चुकी थी। उनका नेता ऊंची आवाज में घोषणा करता है, टेरिटरी हमारे हवाले कर दो, वरना आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की सभी स्नेक गर्ल्स तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं। बड़ी बहन समझ जाती है कि नंबर 11 अभी सिक्लूजन में है। अगर उसकी कल्टीवेशन बीच में टूट गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए वो फैसला करती है कि चाहे जान चली जाए लेकिन किसी भी कीमत पर टेरिटरी की रक्षा की जाएगी। भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। स्नेक डीमन क्लैन की संख्या बहुत ज्यादा थी। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन लगातार पीछे धकेला जा रहा था। कई स्नेक गर्ल्स गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं, फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक उम्मीद थी, नंबर 11 समय पर बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी दूर से एक और विशाल सेना आती दिखाई देती है। सबको पहले लगता है कि शायद मदद पहुंच गई है, लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे बदल जाते हैं। ये था ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का यंग मास्टर। वो अपनी पूरी सेना के साथ टेरिटरी पर पहुंच चुका था। जैसे ही वो उतरता है, गुस्से से चिल्लाता है, वो नीच मेल स्नेक कहां है जिसने मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे बदनाम किया। वो बताता है कि नंबर 11 ने उसका नाम लेकर दूसरे डीमन क्लैंस को उकसाया था। इसी वजह से रात में 3 अलग अलग बीस्ट क्लैंस ने उस पर हमला कर दिया। उस लड़ाई में उसकी एक आंख तक चली गई। अब वो सिर्फ बदला लेने आया था। यंग मास्टर अपने सैनिकों को आदेश देता है, पूरी टेरिटरी खोद डालो, उस मेल स्नेक को जिंदा मेरे सामने लाओ। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की सभी स्नेक गर्ल्स उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। बड़ी बहन साफ कहती है, जब तक हम जिंदा हैं कोई भी नंबर 11 तक नहीं पहुंच सकता। यंग मास्टर बिना एक पल गंवाए हमला करने का आदेश दे देता है। इस बार दोनों सेनाएं एक साथ टूट पड़ती हैं।
ग्रीन आइड स्नेक क्लैन पूरी तरह घिर चुका था। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। कुछ ही देर में बड़ी बहन भी बुरी तरह घायल हो जाती है। बाकी स्नेक गर्ल्स भी एक एक करके गिरने लगती हैं। स्नेक डीमन क्लैन के लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब ग्रीन आइड स्नेक क्लैन का अंत तय है। लेकिन उसी समय नंबर 11 के शरीर के अंदर रिफाइन हो रही स्पिरिट फ्लेम अचानक पूरी तरह उसके साथ मर्ज हो जाती है। सिस्टम लगातार घोषणा करने लगता है, मेजर रियल्म ब्रेक थ्रू इनिशिएटेड। जमा हुए एवोल्यूशन पॉइंट्स एक साथ खर्च होने लगते हैं। पोस्ट कंज्यूम्ड 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। लेवल 1 डीमन जनरल अचीव्ड। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू हुआ था। सिस्टम अगली घोषणा करता है, सेकंड एंसेस्ट्रल एवोल्यूशन बिगिनिंग। अचानक नंबर 11 के पूरे शरीर से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है। उसकी ब्लड लाइन एक बार फिर एवोल्यूशन करने लगती है। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम घोषणा करता है, कंग्रेचुलेशंस, विंड ड्रैगन सर्पेंट ब्लड लाइन अवेकेंड। अब उसके पास सिर्फ वाटर और फायर विंग्स नहीं थी, उनके साथ विंड और थंडर की 2 नई विंग्स भी प्रकट हो चुकी थी। चारों एलिमेंट की शक्ति उसके शरीर में एक साथ बहने लगी। पूरी टेरिटरी उसकी ऑरा से कांप उठती है। युद्ध कर रहे सभी लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं। बड़ी बहन खुशी से चिल्ला उठती है, नंबर 11 डीमन जनरल बन गया। ब्लैक स्केल यंग मास्टर का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि सिर्फ 1 महीने पहले ट्रायल पास करने वाला स्नेक आज डीमन जनरल बन चुका है। अगले ही पल नंबर 11 आसमान से बिजली की तरह युद्ध भूमि में उतरता है। उसकी विंड ड्रैगन सर्पेंट ब्लड लाइन पूरे मैदान पर छा जाती है। यंग मास्टर गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन अब दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा हो चुका था। नंबर 11 सिर्फ एक वार में उसे कई मीटर दूर फेंक देता है। यंग मास्टर पूरी ताकत से दोबारा हमला करता है, लेकिन नंबर 11 की विंड और थंडर स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसका एक भी वार नहीं छू पाता। कुछ ही क्षणों में यंग मास्टर पूरी तरह हार जाता है। अब पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। वो कांपती आवाज में कहता है, मुझे मत मारो, मेरे पिता स्नेक मदर के सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ हैं। लेकिन नंबर 11 शांत आवाज में जवाब देता है, जो मेरे क्लैन पर हमला करेगा उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है। इतना कहते ही वो अंतिम वार करता है। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का यंग मास्टर वहीं मारा जाता है। अपने यंग मास्टर की मौत देखते ही पूरी ब्लैक स्केल आर्मी के हौसले टूट जाते हैं। कुछ सैनिक वहीं से भाग जाते हैं, बाकी भी अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। स्नेक डीमन क्लैन भी तुरंत पीछे हट जाता है। कुछ ही पलों में पूरा युद्ध खत्म हो जाता है। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की सभी स्नेक गर्ल्स खुशी से नंबर 11 के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। अगर नंबर 11 कुछ देर और बाहर नहीं आता तो आज पूरा क्लैन खत्म हो चुका होता। लेकिन बड़ी बहन उसे याद दिलाती है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का चीफ पीक डीमन जनरल रियल्म का एक्सपर्ट है। अगर वो खुद आ गया तो लड़ाई पहले से कहीं कठिन होगी। लेकिन नंबर 11 मुस्कुराकर कहता है, उसकी चिंता मत करो। उसी समय कहानी दूसरी तरफ जाती है। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का चीफ अभी स्नेक मदर के पैलेस में मौजूद था। वो लंबे समय की कल्टीवेशन के बाद आखिरकार डीमन किंग रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका था। वो स्नेक मदर के सामने सिर झुकाकर उसका धन्यवाद करता है। लेकिन तभी एक घायल सैनिक दौड़ता हुआ पैलेस में पहुंचता है। वो कांपती आवाज में बताता है, यंग मास्टर मारे गए। ये सुनते ही चीफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत ग्रीन आइड स्नेक क्लैन को खत्म करने निकलने लगता है। लेकिन तभी स्नेक मदर उसे रोक देती है। वो पूछती है कि यंग मास्टर को किसने मारा। जब उसे पता चलता है कि ब्लू आइड स्नेक क्लैन का एक मेल स्नेक सिर्फ 1 महीने में डीमन जनरल बन गया तो उसके चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, इतनी तेजी से डीमन जनरल बनने वाला स्नेक वाकई दिलचस्प है। चीफ हैरान रह जाता है। वो बदला लेने की अनुमति मांगता है, लेकिन स्नेक मदर ठंडे स्वर में जवाब देती है, सिर्फ एक बेटा मरा है, दूसरा पैदा कर लेना। पूरा पैलेस एकदम शांत हो जाता है। चीफ अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठता है, लेकिन स्नेक मदर के सामने विरोध करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। स्नेक मदर उसे साफ याद दिलाती है कि उसकी जान और उसकी ताकत दोनों उसी की दी हुई हैं। अगर वो चाहे तो सब कुछ वापस भी ले सकती है। मजबूर होकर चीफ सिर झुका देता है, लेकिन मन ही मन वो ग्रीन आइड स्नेक क्लैन से बदला लेने की कसम खा लेता है। इसके बाद स्नेक मदर एक ऐसा आदेश देती है जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वो अपने दूतों से कहती है कि ब्लू आइड स्नेक क्लैन के उस युवा डीमन जनरल के लिए ढेर सारे रेयर ट्रेजर्स भेजे जाएं। कुछ ही समय बाद स्नेक मदर का दूत ग्रीन आइड स्नेक क्लैन पहुंचता है। वो अपने साथ 300 साल पुराना ब्लड गिनसेंग, दुर्लभ डीप सी ब्लैक आयरन और कई कीमती रिसोर्सेज लेकर आता है। उधर नंबर 11 और बाकी स्नेक गर्ल्स इसी बीच ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की टेरिटरी में पहुंच चुके थे। वे वहां मौजूद रिसोर्सेज अपने साथ ले रहे थे। नंबर 11 तो यहां तक कह देता है कि जब तक ब्लैक स्केल चीफ वापस नहीं आता पूरी टेरिटरी खाली कर दो। इतने में अचानक स्नेक मदर का दूत वहां पहुंच जाता है। ब्लैक स्केल क्लैन के बचे हुए लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब नंबर 11 की मौत तय है, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। दूत सीधे नंबर 11 के सामने झुक जाता है। वो घोषणा करता है, स्नेक मदर ने तुम्हें रिवॉर्ड भेजा है। आज से ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की पूरी टेरिटरी ग्रीन आइड स्नेक क्लैन में मिला दी जाती है। ये सुनते ही ब्लैक स्केल क्लैन के सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस क्लैन को खत्म होना चाहिए था उसी को स्नेक मदर इनाम दे रही है। लेकिन दूत की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो नंबर 11 की तरफ देखकर कहता है, स्नेक मदर तुम्हें अपने पैलेस में बुला रही है। नंबर 11 कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता, जिसने अभी अभी ब्लैक स्केल यंग मास्टर को मार डाला, उसी को स्नेक मदर आखिर अपने पैलेस क्यों बुलाना चाहती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्नेक मदर की असली दिलचस्पी उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसकी हेवन ग्रेड ब्लड लाइन में थी। स्नेक मदर के पैलेस में पहुंचने के बाद भी नंबर 11 पूरी तरह सहज नहीं था। जब से वो अंदर आया था
उसे लगातार महसूस हो रहा था कि स्नेक मदर की नजरें हर पल उसी पर टिकी हुई हैं। वो जितनी देर पैलेस में रहता उतना ही ज्यादा उसे लगता कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ जरूर छिपा हुआ है। इतने में उसकी नजर पैलेस में खड़े एक और डीमन पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का चीफ था। नंबर 11 उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये बूढ़ा डीमन कौन है। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है कि यही ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का चीफ है। कुछ ही देर पहले यही अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए चीख चीख कर उसे मारने की कसम खा रहा था। नंबर 11 अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता है। उधर ब्लैक स्केल चीफ की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन स्नेक मदर के सामने उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसी समय स्नेक मदर हाथ के इशारे से नंबर 11 को अपने पास बुलाती है। नंबर 11 बिना विरोध किए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद स्नेक मदर उसे पैलेस के सबसे सुरक्षित हिस्से में ले जाती है। वहां एक विशाल ब्लड पूल मौजूद था। पूरा ब्लड पूल गाढ़े लाल रंग की ऊर्जा से भरा हुआ था और उससे निकलने वाली ऑरा बेहद शक्तिशाली थी। ब्लैक स्केल चीफ ये देखकर और भी ज्यादा जलने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने इतने वर्षों तक स्नेक मदर की सेवा की, लेकिन उसे कभी भी इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। आज वही मौका नंबर 11 को मिल रहा था। स्नेक मदर शांत स्वर में कहती है, ये अवेकनिंग ब्लड पूल है। ये डीमन क्लैन की ब्लड लाइन को और भी शक्तिशाली बना सकता है। नंबर 11 बिना देर किए ब्लड पूल में उतर जाता है। जैसे ही वो कल्टीवेशन शुरू करता है, ब्लड पूल की सारी ऊर्जा उसके शरीर की तरफ दौड़ने लगती है। सिस्टम लगातार घोषणा करने लगता है, एवोल्यूशन पॉइंट्स 2000, एवोल्यूशन पॉइंट्स 2000, एवोल्यूशन पॉइंट्स 2000। इतनी तेज गति से एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलने लगते हैं कि नंबर 11 खुद भी हैरान रह जाता है। कुछ ही क्षणों में लाखों एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा हो जाते हैं। सिस्टम तुरंत उन्हें इस्तेमाल करता है। होस्ट कंज्यूम्ड 1,0,0,0,0 एवोल्यूशन पॉइंट्स। लेवल 2 डीमन जनरल अचीव्ड। नंबर 11 की कल्टीवेशन फिर से बढ़ जाती है। वो हैरानी से पूरे ब्लड पूल की तरफ देखता है। उसे महसूस होता है कि अगर वो इस पूरे ब्लड पूल की शक्ति अब्सॉर्ब कर लेफ्टिनेंट तो शायद सीधे डीमन किंग रियल्म तक पहुंच सकता है। अब उसे समझ आने लगता है कि ब्लैक स्केल चीफ उसके प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था। इतनी दुर्लभ जगह किसी को भी आसानी से नहीं मिल सकती थी। लेकिन तभी अचानक उसकी कल्टीवेशन रुक जाती है। वो दोबारा ब्लड पूल की ऊर्जा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सिस्टम उसे रोक देता है। सिस्टम बताता है कि उसकी फाउंडेशन फिलहाल अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। अगर वो जबरदस्ती और ऊर्जा अब्सॉर्ब करेगा तो उसका शरीर उस शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। नंबर 11 मजबूरी में कल्टीवेशन रोक देता है। स्नेक मदर मुस्कुराकर उससे पूछती है, मेरा अवेकनिंग ब्लड पूल कैसा लगा? नंबर 11 सम्मान से सिर झुकाकर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था। स्नेक मदर आखिर उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही थी? तभी स्नेक मदर खुद उससे कहती है, तुम्हारी प्रतिभा बहुत असाधारण है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। फिर वो अचानक एक अजीब आदेश देती है। वो कहती है, जब तक तुम पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाते तब तक अपनी किसी भी स्नेक सिस्टर के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं करोगे। नंबर 11 ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। स्नेक मदर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, जब तुम पूरी तरह मैच्योर हो जाओगे मैं तुम्हें अपने साथ एक बार ड्यूअल कल्टीवेशन करने का अवसर दूंगी। ये सुनते ही नंबर 11 के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान आ जाती है। बाहर से वो सम्मान दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। वो मन ही मन सोचता है, ये बूढ़ी स्नेक डीमन आखिर चाहती क्या है? वो तुरंत समझ जाता है कि स्नेक मदर का असली मकसद उसकी ब्लड लाइन है। अगर उसने उसकी बात मान ली तो शायद वो उसे कल्टीवेशन वेसल की तरह इस्तेमाल कर देगी। उसकी सारी मेहनत और सारी ताकत स्नेक मदर के काम आ जाएगी। नंबर 11 उसी पल फैसला कर लेता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। पैलेस से बाहर निकलते ही वो तुरंत ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के पास लौट आता है। उसे देखते ही सभी स्नेक गर्ल्स खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं। वे उत्साह से बताती हैं कि ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की टेरिटरी उनकी पुरानी टेरिटरी से भी कहीं बेहतर है। चारों तरफ रेयर ट्रेजर्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। कुछ स्नेक गर्ल्स तो ये तक कहने लगती हैं कि शायद वे भी जल्दी डीमन जनरल बन जाएंगी। लेकिन नंबर 11 का चेहरा गंभीर था। वो बड़ी बहन से कहता है, अभी इसी वक्त सभी बहनों को इकट्ठा करो, जो भी जरूरी सामान है सब साथ ले लो, हम अभी इस जगह को छोड़ रहे हैं। सभी एक साथ चौंक जाती हैं। बड़ी बहन हैरान होकर पूछती है, लेकिन क्यों? स्नेक मदर ने तो तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया है। नंबर 11 बिना समय गंवाए जवाब देता है, वो मौका नहीं, मौत का जाल है। अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो तुरंत निकलना होगा। नंबर 11 की गंभीर आवाज सुनकर कोई भी उससे बहस नहीं करता। कुछ ही देर में पूरा ग्रीन आइड स्नेक क्लैन अपना जरूरी सामान लेकर टेरिटरी छोड़ देता है। जाते जाते सभी एक बार पीछे मुड़कर अपनी टेरिटरी को देखते हैं। इतनी शानदार टेरिटरी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन नंबर 11 मन ही मन कसम खाता है, जब मैं और मजबूत बन जाऊंगा तब ये सब वापस लेने जरूर लौटूंगा। कुछ समय बाद स्नेक मदर को खबर मिलती है कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन पूरी टेरिटरी छोड़कर भाग चुका है। वो हल्की सी मुस्कुराती है, फिर धीरे से कहती है, छोटे से बच्चे, तुम मुझसे ज्यादा दिन छिप नहीं पाओगे। उधर नंबर 11 और पूरा क्लैन जंगलों के रास्ते लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें अनगिनत डीमन बीस्ट्स मिलते हैं, लेकिन अब नंबर 11 पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। एक लेवल 5 विंड पियर्सिंग ईगल उसका रास्ता रोकता है। कुछ ही क्षणों की लड़ाई में नंबर 11 उसे मारकर डिवॉर कर लेता है। सिस्टम तुरंत घोषणा करता है, 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। इसके साथ ही उसे एक नई सपोर्ट टैलेंट मिलती है, गेल फोर्स पावर। ये टैलेंट उसकी विंड एट्रीब्यूट की शक्ति को 50% तक बढ़ा देती है। अब उसकी उड़ने की गति और मूवमेंट पहले से कहीं तेज हो जाते हैं। रास्ते भर बड़ी बहन सोचती रहती है कि नंबर 11 आखिर स्नेक मदर से इतना डर क्यों गया। आखिर वो उससे पूछ ही लेती है। नंबर 11 थोड़ा झिझकता है, फिर पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है,
स्नेक मदर चाहती है कि जब मैं मैच्योर हो जाऊं तो मैं उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करूं। ये सुनते ही सभी स्नेक गर्ल्स एक पल के लिए चुप हो जाती हैं। कुछ तो हैरानी से नंबर 11 को देखने लगती हैं, लेकिन नंबर 11 तुरंत गंभीर होकर कहता है, तुम लोग इसे सम्मान समझ रही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी ब्लड लाइन और मेरी ताकत छीनना चाहती है। अगर मैं उसके हाथ लग गया तो कुछ ही दिनों में पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। अब बड़ी बहन को भी उसकी बात समझ आ जाती है। वो राहत की सांस लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ हम समय रहते वहां से निकल आए। यात्रा के दौरान बड़ी बहन नंबर 11 को ग्रीन आइड स्नेक क्लैन का असली इतिहास भी बताती है। वो कहती है कि वे कोई साधारण क्लैन नहीं है, असल में वे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की एक ब्रांच है। उनका असली मेन क्लैन बहुत दूर कैओटिक ब्लड डोमेन के स्काई सिटी में रहता है। कई साल पहले स्नेक मदर के अधीन एक डीमन किंग ने उनकी ब्रांच को हरा दिया था। तब से वे मिस्टी माउंटेन में कैद होकर स्नेक मदर के लिए पॉइजन कल्टीवेशन का साधन बने हुए थे। लेकिन अब नंबर 11 की वजह से वे पहली बार अपने असली घर लौट रहे थे। ये सुनकर नंबर 11 भी पहली बार समझता है कि मिस्टी माउंटेन इस दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। इसके बाहर इससे भी कहीं विशाल दुनिया मौजूद थी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार दूर से स्काई सिटी दिखाई देने लगता है। बड़ी बहन बताती है कि स्काई सिटी कैओटिक ब्लड डोमेन की 10 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। वहां ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रहते हैं, लेकिन उस शहर का एक सख्त नियम भी है। जो डीमन अभी तक ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकता, उसे सिटी के अंदर घुसने की अनुमति नहीं मिलती। ऐसे डीमन को जंगली बीस्ट मानकर वहीं मार दिया जाता है। नंबर 11 ये सुनकर मुस्कुराता है। अब वो डीमन जनरल बन चुका था। ह्यूमन फॉर्म लेना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रही। अगले ही पल वो अपना ह्यूमन फॉर्म धारण कर लेता है। उसे देखकर सभी स्नेक गर्ल्स कुछ पल के लिए चुप रह जाती हैं, फिर एक साथ हंसने लगती हैं। वे मजाक करते हुए कहती हैं कि अब उन्हें समझ आया स्नेक मदर आखिर नंबर 11 को देखकर बार बार क्यों मुस्कुरा रही थी। नंबर 11 शर्माते हुए उन्हें चुप कराता है। इसके बाद पूरा ग्रीन आइड स्नेक क्लैन पहली बार स्काई सिटी के विशाल दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। उनकी नई यात्रा अब सचमुच शुरू होने वाली थी। कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद आखिरकार नंबर 11 और पूरा ग्रीन आइड स्नेक क्लैन कैओटिक ब्लड डोमेन के विशाल टियानहाई सिटी के बाहर पहुंच जाता है। मिस्टी माउंटेन की तुलना में यह जगह बिल्कुल अलग थी। शहर के अंदर इंसान और डीमन एक साथ रहते थे। हर तरफ कल्टीवेटर्स, मर्चेंट्स, स्पिरिट वेपन्स और रेयर ट्रेजर्स की दुकानें दिखाई दे रही थीं। इतनी बड़ी और समृद्ध जगह देखकर क्लैन की सभी स्नेक गर्ल्स हैरान रह जाती हैं। लेकिन तभी नंबर 11 की नजर सामने लगी भीड़ पर पड़ती है। वो तुरंत बड़ी बहन के साथ वहां पहुंचता है। बीच सड़क पर एक छोटी सी स्नेक गर्ल लोगों के सामने अपनी जान जोखिम में डालकर करतब दिखा रही थी। वो अपनी छाती पर भारी पत्थर रखवाकर उसे तुड़वा रही थी, सिर्फ कुछ स्पिरिट स्टोन्स कमाने के लिए। ये दृश्य देखकर नंबर 11 का दिल अचानक बेचैन हो उठता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस अनजान लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। अगले ही पल उसे जवाब मिल जाता है। उसके शरीर के अंदर ब्लड लाइन अचानक प्रतिक्रिया देने लगती है। वो समझ जाता है ये लड़की भी उसी एजोराइड स्नेक क्लैन की सदस्य है। नंबर 11 हैरान होकर बड़ी बहन से पूछता है, क्या अजोराइड स्नेक क्लैन तो स्काई सिटी की बड़ी शक्ति नहीं थी? बड़ी बहन भी चुप रह जाती है। उसे भी समझ नहीं आता कि मेन क्लैन की सदस्य सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर पैसे कमाने को क्यों मजबूर है। उधर प्रदर्शन खत्म होने के बाद लड़की हाथ जोड़कर अपने मालिक से कहती है कि उसने आज जितने स्पिरिट स्टोन्स कमाए हैं, क्या अब वो जा सकती है? लेकिन वो आदमी ठंडी हंसी हंसता है। वो कहता है, इतने स्पिरिट स्टोन से तो सिर्फ ब्याज भी पूरा नहीं हुआ। नीचे उतर, आज तुझे और काम करना होगा। बेचारी स्नेक गर्ल डरते हुए कहती है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो सचमुच मर जाएगी। लेकिन वो आदमी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उल्टा धमकी देता है कि अगर उसने काम करने से मना किया तो वो मार्केट एनफोर्सर्स को बुलाकर पूरे एजोराइड स्नेक क्लैन को शहर से बाहर फेंकवा देगा। ये सुनते ही नंबर 11 का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बड़ी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, ये टियानहाई सिटी है, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बिना सोचे समझे लड़ाई मत शुरू करो। लेकिन नंबर 11 उसकी बात नहीं सुनता। वो शांत आवाज में उस आदमी से पूछता है, इस लड़की पर कितना कर्ज है? वो आदमी नंबर 11 को ऊपर से नीचे तक देखकर हंसने लगता है। उसे लगता है कि सामने खड़ा ये साधारण डीमन उसकी कीमत कभी नहीं चुका पाएगा। वो घमंड से कहता है, इसने मेरा मिड ग्रेड आर्टिफैक्ट तोड़ दिया है, अगर इसे खरीदना है तो पहले उसकी कीमत चुकाओ। नंबर 11 बिना एक शब्द बोले अपनी स्टोरेज रिंग खोलता है। अगले ही पल उसके हाथ में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वो थी हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल स्पिरिट कोर। पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। आसपास खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। इतनी कीमती स्पिरिट कोर तो कई छोटे क्लैंस ने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो व्यापारी भी घबरा जाता है। अभी कुछ पल पहले जो आदमी नंबर 11 का मजाक उड़ा रहा था, अब वही कांपते हुए सिर झुका देता है। वो बार बार माफी मांगने लगता है। नंबर 11 बिना उसकी तरफ देखे स्पिरिट कोर उसकी तरफ फेंक देता है। फिर शांत स्वर में कहता है, अब ये लड़की आजाद है। व्यापारी तुरंत हामी भर देता है। उसके लिए ये स्पिरिट कोर किसी खजाने से कम नहीं थी। स्नेक गर्ल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नंबर 11 को बार बार धन्यवाद देने लगती है। लेकिन नंबर 11 सिर्फ इतना पूछता है, तुम ठीक हो? लड़की सिर हिलाकर हाँ कहती है। फिर धीरे से बताती है कि वो भी एजोराइड स्नेक क्लैन से है। ये सुनकर नंबर 11 मुस्कुराता है। वो बताता है कि वो भी उसी ब्लड लाइन की एक ब्रांच से आया है। ये सुनते ही लड़की हैरान रह जाती है। वो कहती है कि कई साल पहले मिस्टी माउंटेन में खोई हुई ब्रांच ब्लड लाइन की कहानी उसने बचपन से सुनी थी, और जैसे ही उसने नंबर 11 को देखा, उसे भी ब्लड लाइन कनेक्शन महसूस होने लगा था। लेकिन तभी उसकी नजर नंबर 11 पर टिक जाती है। वो हैरानी से पूछती है, अजोराइड स्नेक क्लैन में मेल स्नेक? नंबर 11 कुछ बोलने ही वाला होता है कि बड़ी बहन जल्दी से पूरी बात समझा देती है। वो हंसते हुए कहती है कि नंबर 11 को उसने जंगल
असल में एक अंडे के रूप में पाया था। बस इतना सुनना था कि नंबर 11 शर्म से बड़ी बहन की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, कृपया हर किसी को ये मत बताया करो कि मैं मिला हुआ था। सभी स्नेक गर्ल्स हंस पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद नंबर 11 लड़की से पूछता है, अगर एज़ोराइड स्नेक क्लैन इतनी बड़ी शक्ति थी तो आज उसकी हालत ऐसी क्यों है? ये सवाल सुनते ही लड़की का चेहरा उदास हो जाता है। वो बताती है कि कई साल पहले स्नेक मदर ने पूरे कैओटिक ब्लड डोमेन पर युद्ध छेड़ दिया था। उस युद्ध में एज़ोराइड स्नेक क्लैन के लगभग सभी डीमन किंग्स और डीमन जनरल्स मारे गए। अब पूरे मेन क्लैन में सिर्फ क्लैन लीडर ही डीमन सोल्जर रियल्म में बची हैं। ताकत खत्म होते ही दूसरे बड़े क्लैंस ने उन्हें मेन सिटी से निकाल दिया। आज उनकी पूरी क्लैन आउटर मार्केट की एक गरीब बस्ती में रहने को मजबूर है। जीवित रहने के लिए क्लैन लीडर तक को दूसरे लोगों के यहाँ छोटा मोटा काम करना पड़ता है। साधारण क्लैन मेंबर्स की हालत तो उससे भी बदतर है। ये सब सुनकर नंबर 11 और बाकी स्नेक गर्ल्स चुप हो जाते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि मेन क्लैन भी उनसे ज्यादा दुख झेल चुका है। लड़की उन्हें अपने क्लैन चलने का निमंत्रण देती है। कुछ देर बाद पूरा ग्रीन आइड स्नेक क्लैन उसके साथ एज़ोराइड स्नेक क्लैन की बस्ती में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर सभी चौंक जाते हैं। चारों तरफ टूटी हुई झोपड़ियां, पुराने मकान और बेहद गरीब लोग दिखाई देते हैं। ये किसी महान क्लैन का घर नहीं बल्कि एक उजड़ी हुई बस्ती लग रही थी। लड़की एल्डर को बुलाने चली जाती है। कुछ देर बाद क्लैन एल्डर बाहर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर बड़ी बहन और बाकी स्नेक गर्ल्स पर पड़ती है, उनकी आंखें भर आती हैं। वे तुरंत पहचान लेते हैं कि यही वो ब्रांच ब्लड लाइन है जिसे कई साल पहले मिस्टी माउंटेन ले जाया गया था। भावुक होकर एल्डर सभी का स्वागत करते हैं। वे कहते हैं, तुम लोग आखिरकार घर वापस आ गए। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की कई स्नेक गर्ल्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर की नजर नंबर 11 पर पड़ती है। उन्हें पता चलता है कि ये एक मेल स्नेक है। पहले तो वे हैरान होते हैं, फिर मुस्कुराकर मजाक में कहते हैं, तो क्या ये हमारे क्लैन का लिविंग सन इन लॉ बनने आया है? ये सुनकर नंबर 11 पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। उसी समय बाहर से कुछ लोग बस्ती में घुस आते हैं। वे थे फायर टोड क्लैन के सदस्य। उनका नेता घमंड से एल्डर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इतनी गरीब क्लैन के पास फिर से नए रिश्तेदार भी आ गए। एल्डर उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहते हैं, लेकिन फायर टोड क्लैन का नेता हंसने लगता है। वो बताता है कि उनके क्लैन का एंसेस्टर अब लेवल 4 डीमन सोल्जर बन चुका है। इतना ही नहीं, उनका क्लैन अब 7 स्टार सेक्ट का रजिस्टर्ड डीमन क्लैन भी बन चुका है। इसलिए अब पूरी बस्ती उन्हीं की होगी। अगर एज़ोराइड स्नेक क्लैन को यहाँ रहना है तो हर महीने उन्हें ट्रिब्यूट देना होगा, वरना मार्केट में उन्हें कोई काम तक नहीं मिलेगा। नंबर 11 पहली बार 7 स्टार सेक्ट का नाम सुनता है। वो एल्डर से पूछता है, रजिस्टर्ड डीमन क्लैन का मतलब क्या होता है? एल्डर समझाते हैं कि जो क्लैन 7 स्टार सेक्ट के अधीन आ जाता है उसे सेक्ट की सुरक्षा मिलती है। बदले में उसे ट्रिब्यूट देना पड़ता है और युद्ध के समय सेक्ट के आदेश मानने पड़ते हैं। यानी फायर टोड क्लैन अब 7 स्टार सेक्ट की ताकत के दम पर पूरे इलाके को दबा रहा था। फिर एल्डर टियानहाई सिटी की असली शक्ति भी बताते हैं। वे कहते हैं कि पूरे शहर में 2 महान सेक्ट्स और 4 बड़े क्लैन्स हैं। हर एक के पीछे डीमन किंग रियल्म के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। 7 स्टार सेक्ट उन्हीं 2 सबसे बड़े सेक्ट्स में से एक है। ये सुनकर नंबर 11 समझ जाता है कि मिस्टी माउंटेन की दुनिया बहुत छोटी थी। यहाँ उससे कहीं ज्यादा बड़े दुश्मन मौजूद हैं। इसके बाद बड़ी बहन एल्डर को पिछले 1 महीने की पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे जंगल में मिले एक अंडे से नंबर 11 पैदा हुआ, कैसे उसने हेवन ग्रेड ब्लड लाइन जागृत की, कैसे सिर्फ 1 महीने में डीमन जनरल बन गया और कैसे उसी ने पूरे ग्रीन आइड स्नेक क्लैन को मिस्टी माउंटेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एल्डर ये सब सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। वे कुछ देर तक नंबर 11 को देखते रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, अगर ये सब सच है तो शायद हमारे एज़ोराइड स्नेक क्लैन का भाग्य सचमुच बदलने वाला है। एज़ोराइड स्नेक क्लैन की कहानी सुनने के बाद क्लैन के सभी एल्डर्स और मेंबर्स अभी भी नंबर 11 को अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। उनके लिए यह मानना लगभग नामुमकिन था कि कोई स्नेक सिर्फ 1 महीने के अंदर डीमन जनरल रियल्म तक पहुंच सकता है। एक एल्डर गहरी सांस लेकर कहते हैं, 1 महीना छोड़ो, अगर कोई 1 साल में भी डीमन जनरल बन जाए तो वो भी चमत्कार होगा। हमारे क्लैन के किंग ग्रेड ब्लड लाइन वाले एंसेस्टर्स तक ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन बड़ी बहन पूरे विश्वास के साथ कहती है कि उसने अपनी आंखों से नंबर 11 की हर ब्रेक थ्रू देखी है। एल्डर कुछ देर चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराकर बड़ी बहन से कहते हैं, तुम सोच रही हो कि क्योंकि ये दूसरे क्लैन का मेल स्नेक है इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे? चिंता मत करो, अगर ये तुम्हारे साथ वापस आया है तो इसे हमारे क्लैन का लाइव एंड सन इन लॉ बना देने में भी कोई बुराई नहीं। ये सुनते ही बड़ी बहन शर्म से लाल पड़ जाती है। वो जल्दी से कहती है, मदर आप क्या क्या बोल रही हैं? बाकी स्नेक गर्ल्स भी हंसने लगती हैं। नंबर 11 सिर्फ बेबस होकर सबको देखता रह जाता है। कुछ देर बाद एल्डर गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं, पहले इसे टियानहाई सिटी ऑफिस लेकर चलते हैं, वहां ब्लड लाइन टेस्ट होगा। उसके बाद इसकी असली पहचान और ब्लड लाइन रैंक दोनों साफ हो जाएंगे। रास्ते में एल्डर नंबर 11 को टियानहाई सिटी के नियम समझाते हैं। वो बताते हैं कि सिटी लॉर्ड ने पूरे शहर में एक सख्त कानून बनाया है। कोई भी डीमन किंग या उससे ऊपर का एक्सपर्ट बिना कारण किसी पर हमला नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सीधे सिटी लॉर्ड का सामना करना पड़ता है। नंबर 11 पूछता है, अगर 2 लोगों के बीच दुश्मनी हो जाए तो? एल्डर मुस्कुराकर सामने इशारा करते हैं। कुछ ही दूरी पर एक विशाल बैटल अरीना दिखाई देता है। वो बताते हैं, जिस विवाद का समाधान बाहर नहीं हो सकता उसका फैसला बैटल अरीना में होता है। वहां लाइफ और डेथ का फैसला सिर्फ ताकत करती है। पूरे टियानहाई सिटी का सबसे मशहूर स्थान यही था। नंबर 11 चारों तरफ नजर दौड़ाता है। वो देखता है कि छोटे बड़े कई अरीनास पर लगातार लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन बीच में बना सबसे विशाल अरीना बिल्कुल खाली था। वो कारण पूछता है। एल्डर बताते हैं, वो सिर्फ डीमन जनरल या उससे ऊपर के
एक्सपर्ट्स के लिए है। इतने बड़े एक्सपर्ट्स रोज लड़ाई नहीं करते। इसके बाद एल्डर बैटल अरीना का सबसे खास नियम बताते हैं। हर दिन अरीना से जितनी एंट्री फीस जमा होती है उसका आधा हिस्सा प्राइज पूल में डाल दिया जाता है। जिस फाइटर की लगातार सबसे ज्यादा जीत होती है वो पूरा प्राइज जीत लेता है। यही वजह थी कि हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालते थे। नंबर 11, ये सुनकर मन ही मन सिटी लॉर्ड की तारीफ करता है। वो सोचता है कि स्नेक मदर सिर्फ अपने लोगों को मरवाना जानती थी, लेकिन ट्याहाई सिटी का सिटी लॉर्ड कॉम्पिटिशन को रिवॉर्ड में बदल देता है। उसी समय बैटल अरीना की तरफ अचानक शोर मच जाता है। एजोराइट स्नेक क्लैन के लोग घबरा कर उधर भागते हैं। नंबर 11 भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि अरीना के अंदर एजोराइट स्नेक क्लैन की क्लैन लीडर बुरी तरह घायल हालत में लड़ रही हैं। उनके सामने एक दुष्ट व्यापारी खड़ा था। अरीना के बाहर क्लैन मेंबर्स लगातार चिल्ला रहे थे, क्लैन लीडर अब लड़ाई छोड़ दीजिए, हम हार मानते हैं। लेकिन व्यापारी हंसते हुए कहता है, हार मानने का फैसला तुम लोग नहीं करोगे, उसे खुद कहना होगा। फिर वो सबके सामने पूरी बात बताता है। उसका कहना था कि क्लैन लीडर ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने फेक मेडिसिन बेची है और पैसे वापस मांगे, इसलिए आज वो उसे सबक सिखाने आया है। लेकिन एजोराइट स्नेक क्लैन के मेंबर्स सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि क्लैन लीडर ने पूरे क्लैन की 1 साल की बचत इकट्ठा करके उससे पिल्स खरीदी थी ताकि सभी जल्दी कल्टीवेशन कर सकें। लेकिन वो व्यापारी फेक पिल्स बेचकर सारा पैसा लेकर भाग गया। जब क्लैन लीडर पैसे वापस मांगने गई तो उसने उल्टा उन्हें बैटल अरीना में मौत की लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। नंबर 11 सब सुनकर समझ जाता है ये लड़ाई सम्मान की नहीं बल्कि सबूत मिटाने की थी। व्यापारी चाहता था कि क्लैन लीडर यहीं मर जाए ताकि कोई उसकी धोखाधड़ी साबित न कर सके। इतने में एक शाही रथ अरीना के बाहर रुकता है। उसमें से 7 स्टार सेक्ट की एक युवा महिला बाहर निकलती है। उसके पीछे एक लेवल 5 डीमन सोल्जर बेयर डीमन खड़ा था। वो उसका स्पिरिट सर्वेंट था। महिला अपने सेवक से कहती है, मेरे अधीन मुझे ऐसे निकम्मे सर्वेंट्स की जरूरत नहीं। उसका सेवक तुरंत झुक जाता है। लेकिन तभी महिला की नजर नंबर 11 पर पड़ती है। वो पहली बार उसकी ऑरा महसूस करती है और चुपचाप उसे देखने लगती है। उधर व्यापारी क्लैन लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बस उसी समय नंबर 11 आगे निकल आता है। वो ऊंची आवाज में कहता है, रुको। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। व्यापारी गुस्से से पूछता है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? नंबर 11 शांत स्वर में जवाब देता है, अगर लड़ना ही है तो मुझसे लड़। व्यापारी हंस पड़ता है। वो कहता है, मैं तेरी चुनौती क्यों स्वीकार करूं? नंबर 11 बिना कुछ बोले अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा टुकड़ा निकालता है। वो था 100 ईयर ब्लैक आयरन। ये हाई ग्रेड मैजिकल वेपन्स बनाने का बेहद कीमती मटेरियल था। पूरा अरीना फिर से चौंक जाता है। कई लोग तुरंत नंबर 11 को पहचान लेते हैं। यही वही स्नेक था जिसने मार्केट में हाफ स्टेप डीमन जनरल स्पिरिट कोर निकालकर सबको हैरान कर दिया था। व्यापारी की आंखों में लालच भर जाता है। वो तुरंत चैलेंज स्वीकार कर लेता है। बड़ी बहन नंबर 11 को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर 11 सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो। उधर घायल क्लैन लीडर को नीचे उतारा जाता है। नंबर 11 अपनी स्टोरेज रिंग से हीलिंग मेडिसिन निकालकर उन्हें देता है। दवा खाते ही उनकी हालत कुछ बेहतर होने लगती है। क्लैन मेंबर्स जल्दी से बताते हैं कि यही ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की ब्रांच है जो हिडन मिस्ट माउंटेन से वापस लौटी है और नंबर 11 ने ही उन्हें बचाकर यहाँ तक पहुंचाया है। क्लैन लीडर पहली बार ध्यान से नंबर 11 को देखती हैं। उधर व्यापारी अरीना के बीच में खड़ा होकर नंबर 11 को उकसाने लगता है। वो गर्व से कहता है, मैं लेवल 5 डीमन सोल्जर हूँ। बेयर डीमन क्लैन की ताकत पूरे इलाके में सबसे ज्यादा मानी जाती है। तू मेरे सामने एक वार भी नहीं टिक पाएगा। नंबर 11 शांत खड़ा रहता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, बेयर डीमन पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल नंबर 11 अपनी विंड ड्रैगन सर्पेंट ब्लड लाइन एक्टिवेट कर देता है। विंड, थंडर, वाटर और फायर, चारों एलिमेंट्स की शक्ति एक साथ उसके शरीर से फूट पड़ती है। पूरे अरीना में भयानक दबाव फैल जाता है। बेयर डीमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही नंबर 11 एक ही वार करता है। अगले पल पूरा अरीना सन्न रह जाता है। लेवल 5 डीमन सोल्जर बेयर डीमन सिर्फ एक अटैक में जमीन पर गिर चुका था। पूरा बैटल अरीना कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहता है। फिर हर तरफ शोर मच जाता है। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि किसी ने लेवल 5 डीमन सोल्जर को एक ही वार में हरा दिया। कई लोग डरकर नंबर 11 को लॉर्ड कहकर पुकारने लगते हैं। उनके मुताबिक इतनी ताकत सिर्फ डीमन जनरल के पास हो सकती है। एजोराइट स्नेक क्लैन के सभी मेंबर्स खुशी से भर उठते हैं। बड़ी बहन मुस्कुराकर कहती है, मैंने पहले ही कहा था नंबर 11 बहुत शक्तिशाली है। कुछ एल्डर्स अब भी शॉक में थे। वे कहते हैं, इतनी कम उम्र और पहले से ही डीमन जनरल, ये सिर्फ हेवन ग्रेड ब्लड लाइन नहीं हो सकती। तभी बड़ी बहन एक और राज खोल देती है। वो कहती है, नंबर 11 को पैदा हुए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ। ये सुनते ही पूरे अरीना में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। एल्डर्स तुरंत फैसला करते हैं कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। उन्हें तुरंत नंबर 11 की ब्लड लाइन टेस्ट करवानी होगी। आखिर उसकी असली ब्लड लाइन हेवन ग्रेड से भी ऊपर किस स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन तभी 7 स्टार सेक्ट की वही युवा महिला आगे बढ़ती है। उसकी नजर अपने मरे हुए बेयर डीमन सर्वेंट पर पड़ती है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। वो धीरे से कहती है, मेरे स्पिरिट सर्वेंट को मारकर क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि अब नंबर 11 का सामना एक साधारण व्यापारी से नहीं बल्कि 7 स्टार सेक्ट की एक कोर डिसाइपल से होने वाला था। और ये टकराव पूरे ट्यानहाई सिटी को हिला सकता था। फिर नंबर 11 से शांत आवाज में कहती है, बैटल अरीना के नियमों के मुताबिक तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर दिलचस्पी है। वो बताती है कि 1 महीने बाद ड्रैगन राइजिंग बैटल शुरू होने वाली है। ये ट्यानहाई सिटी के लॉर्ड द्वारा हर 50 साल में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ 30 साल से कम उम्र के प्रतिभाशाली कल्टिवेटर्स हिस्सा ले सकते हैं। जो विजेता बनता है
उसे सिर्फ भारी रिवॉर्ड्स ही नहीं मिलते बल्कि उसकी किस्मत भी बदल जाती है। 7 स्टार सेक्ट की कोर डिसाइपल नंबर 11 को अपना साथी बनने का प्रस्ताव देती है। वो पहले से ही उसके टैलेंट को पहचान चुकी थी। नंबर 11 पहले उससे पूछता है, 7 स्टार सेक्ट में तुम्हारे पास इतने लोग हैं, फिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? महिला बिना झिझक जवाब देती है, क्योंकि ड्रैगन राइजिंग बैटल सिर्फ ताकत की नहीं, भविष्य के सेक्ट लीडर की भी परीक्षा है और मुझे किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे अलग हो। फिर वो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए नंबर 11 के सामने 2000 स्पिरिट स्टोन्स रख देती है। वो कहती है, इन्हें उस नुकसान का मुआवजा समझो जो तुम्हारे क्लैन लीडर को फेक मेडिसिन की वजह से हुआ। नंबर 11 उसकी साफगोई से प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा तो उसकी कीमत होगी। ये सुनकर महिला मुस्कुराती है। वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक और खजाना निकालती है। वो था अर्थ एट्रीब्यूट स्पिरिट फायर। वो कहती है, तुम्हारे शरीर में पहले से स्पिरिट फायर की खुशबू है, इसलिए मुझे पता है तुम इस ट्रेजर को मना नहीं करोगे। इसे एडवांस पेमेंट समझो। नंबर 11 बिना देर किए प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता था पांचों एलिमेंट स्पिरिट फ्लेम्स इकट्ठा करना ही उसके भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी थी। क्लैन लौटने के बाद सभी एल्डर्स फिर से नंबर 11 की चर्चा करने लगते हैं। वे बड़ी बहन से पूछते हैं, क्या सच में इसे तुम जंगल से उठाकर लाई थी? बड़ी बहन हंसते हुए हाँ में सिर हिलाती है। एक एल्डर मजाक में कहते हैं, तुम्हारी किस्मत ने पूरे क्लैन को बचा लिया। दूसरे एल्डर तो यहां तक कह देते हैं कि अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो भविष्य में नंबर 11 को परिवार का हिस्सा बनाने में कोई बुराई नहीं। ये सुनकर बड़ी बहन और दूसरी बहन दोनों फिर से शर्म से लाल पड़ जाती हैं। नंबर 11 समझ ही नहीं पाता कि अचानक सब उसे ऐसे क्यों देखने लगे हैं। तभी क्लैन लीडर सभी को इकट्ठा करके एक बड़ा फैसला सुनाते हैं। वो घोषणा करते हैं, आज से नंबर 11 ही ग्रीन आइड स्नेक क्लैन का नया क्लैन लीडर होगा। पूरा क्लैन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, फिर धीरे धीरे सभी एक साथ इस फैसले का समर्थन करते हैं। नंबर 11 पहले मना करना चाहता है, लेकिन क्लैन लीडर उसे रोक देते हैं। वो अपनी सबसे कीमती वस्तु उसके हाथ में रखते हैं। वो थी डीमन किंग ब्लड एसेंस। क्लैन लीडर कहते हैं, ये हमारे एंसेस्टर की आखिरी विरासत है, इसे बेचकर स्पिरिट स्टोन्स ले लेना और किसी टॉप ग्रेड स्पिरिट वेन केव में कल्टीवेशन करना। हमारी उम्मीदें अब तुम पर हैं। नंबर 11 उनकी भावना समझ जाता है। वो सम्मान से ब्लड एसेंस स्वीकार कर लेता है। इसके बाद ब्लड लाइन टेस्ट शुरू होता है। नंबर 11 अपना हाथ ब्लड लाइन क्रिस्टल पर रखता है। पहले क्रिस्टल हल्का चमकता है, फिर उसकी रोशनी लगातार बढ़ती जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही क्षणों बाद एल्डर कांपती आवाज में घोषणा करते हैं, सुप्रीम ग्रेड हाफ स्टेप सेंट लेवल ब्लड लाइन। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। कुछ समय पहले जिसकी ब्लड लाइन हेवन ग्रेड मानी जा रही थी, अब वो सेंट लेवल से सिर्फ एक कदम दूर पहुंच चुकी थी। सभी एल्डर्स तुरंत नंबर 11 के सामने झुक जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि भविष्य में वो सिर्फ डीमन किंग ही नहीं, शायद डीमन सेंट तक भी पहुंच सकता है। लेकिन उसी समय बाहर से जोरदार धमाका सुनाई देता है। फायर टोड क्लैन के लोग फिर से एजोराइड स्नेक क्लैन के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। उनकी नजर सीधे डीमन किंग ब्लड एसेंस पर थी। उनका नेता घमंड से कहता है, इतना बड़ा खजाना छिपा कर रखा था, अब ये फायर टोड क्लैन का होगा। और यहीं से एजोराइड स्नेक क्लैन की नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। फायर टोड क्लैन का चीफ जब नंबर 11 को घूर रहा था, तब एजोराइड स्नेक क्लैन के बाकी सदस्य भी तनाव में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक एल्डर धीमी आवाज में कहते हैं, अगर फायर टोड क्लैन ने यहाँ हमला कर दिया तो क्या सिटी लॉर्ड के नियम लागू नहीं होंगे? दूसरा एल्डर सिर हिलाकर जवाब देता है, ये जगह ट्यानहाई सिटी की आउटर सेटलमेंट है। यहाँ ज्यादातर ड्रिफ्टर्स और छोटे छोटे क्लैंस रहते हैं। सिटी लॉर्ड के नियम यहाँ नाम के लिए हैं। अगर यहाँ कोई मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं करता। ये सुनकर नंबर 11 के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो फायर टोड क्लैन के चीफ की तरफ देखकर कहता है, तो मतलब अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? फायर टोड क्लैन का चीफ जोर से हंस पड़ता है, तू मुझे मारेगा? मैं लेवल 5 डीमन सोल्जर हूँ, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि नंबर 11 की डीमन जनरल ऑरा पूरे इलाके में फैल जाती है। धम! अगले ही पल नंबर 11 बिजली की तरह उसके सामने पहुंच जाता है। फायर टोड क्लैन का चीफ कुछ समझ पाता उससे पहले ही नंबर 11 का पंजा उसकी गर्दन पर था। उसकी सांस रुक जाती है। कुछ सेकंड पहले जो आदमी घमंड कर रहा था, अब डर के मारे कांप रहा था। वो रोते हुए कहता है, स्नेक ग्रैंडमा, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। नंबर 11 उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, क्या हुआ? सारी बहादुरी कहाँ चली गई? चीफ कांपती आवाज में कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पूरी क्लैन बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक टोकन निकालता है। वो था शाइन सेटलमेंट मैनेजमेंट डीड। वो घमंड से कहता है, 7 स्टार सेक्ट ने इस सेटलमेंट का प्रबंधन हमारे फायर टोड क्लैन को सौंपा है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो 7 स्टार सेक्ट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पीछे खड़े बाकी फायर टोड क्लैन के सदस्य भी हिम्मत पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं, हमारे चीफ हाल ही में 7 स्टार सेक्ट के एक ट्रू डिसाइपल के बीस्ट सर्वेंट बने हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम सबकी मौत तय है। एजोराइड स्नेक क्लैन के एल्डर्स फिर से घबरा जाते हैं, लेकिन नंबर 11 बिल्कुल शांत रहता है। अचानक वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक और टोकन निकालता है। जैसे ही फायर टोड क्लैन का चीफ उसे देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो घबराकर चिल्लाता है, ट्रू डिसाइपल टोकन, तुम्हारे पास ये कैसे आया? नंबर 11 ठंडी आवाज में कहता है, जाकर अपने फायर टोड क्लैन से कह देना, अगर दोबारा ग्रीन आइड स्नेक क्लैन की तरफ देखा भी तो पूरा फायर टोड क्लैन इस दुनिया से मिटा दूंगा। इतना कहकर वो चीफ को छोड़ देता है। फायर टोड क्लैन के सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं।
उनके जाने के बाद क्लैन लीडर नंबर 11 से पूछते हैं, क्या तुमने सच में 7 स्टार सेक्ट की उस डिसाइपल के साथ अलायंस कर लिया? नंबर 11 सिर हिलाता है। वो बताता है कि 1 महीने बाद होने वाली हिडन ड्रैगन बैटल में वो उसी के साथ हिस्सा लेने वाला है। क्लैन के सभी लोग एक साथ चौंक जाते हैं। एक एल्डर तुरंत विरोध करता है, हिडन ड्रैगन बैटल मजाक नहीं है, वहां पूरे ग्रेट वाइल्डरनेस के सबसे बड़े प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स आते हैं, हर साल अनगिनत लोग मर जाते हैं, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, बस 10 साल और मेहनत करो, तुम आसानी से डीमन किंग बन जाओगे। अपनी जान क्यों जोखिम में डालना चाहते हो? नंबर 11 मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं अपनी जान दांव पर लगाने नहीं जा रहा। जैसे ही मैं अर्थ स्पिरिट फ्लेम को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लूंगा, मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तब कोई भी डीमन जनरल मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बड़ी बहन चुपचाप उसे देखती रहती है। उसे पता था कि नंबर 11 बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करता। कुछ देर बाद क्लैन लीडर कहते हैं, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो अब बहस का कोई मतलब नहीं। फिर वे क्लैन की सभी स्नेक गर्ल्स की तरफ मुड़ते हैं। कल से तुम सब स्पिरिट माइंस और हर्ब गार्डन्स में काम करोगी। जो भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिले सब नंबर 11 के लिए इकट्ठा करना। हिडन ड्रैगन बैटल से पहले हमें इसे जितना हो सके उतना मजबूत बनाना होगा। नंबर 11 हल्का सा हैंस देता है, फिर अपनी स्टोरेज रिंग खोलता है। अगले ही पल जमीन पर ट्रेजर का पहाड़ लग जाता है। स्पिरिट हर्ब्स, स्पिरिट ओर्स, स्पिरिट कोर्स, रेयर मटेरियल्स, डीप सी ब्लैक आयन, ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के अनगिनत रिसोर्सेज सब एक साथ सामने आ जाते हैं। पूरा क्लैन दंग रह जाता है। नंबर 11 मुस्कुराकर कहता है, मैं गरीब नहीं हूं, हम मिस्टी माउंटेन रेंज से खाली हाथ नहीं आए थे। सबकी आंखों में खुशी भर जाती है। क्लैन लीडर तुरंत फैसला करते हैं कि अब इस जर्जर सेटलमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं। कुछ ही दिनों में पूरा एजोराइड स्नेक क्लैन एक नई जगह पर बस जाता है। नया निवास पहले से कई गुना बड़ा और स्पिरिट एनर्जी से भरपूर था। सभी स्नेक गर्ल्स खुशी से इधर उधर दौड़ने लगती हैं। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उनका क्लैन इतनी जल्दी इतनी अच्छी जगह पहुंच जाएगा। सब लोग बड़ी बहन की तारीफ करने लगते हैं। अगर वो नंबर 11 को जंगल से वापस न लाती तो आज हमारा क्लैन खत्म हो चुका होता। क्लैन लीडर भी संतुष्ट थे। उनका अनुमान था कि पहले से जमा किए गए हेवनली ट्रेजर्स, अर्थ स्पिरिट फ्लेम और 7 स्टार सेक्ट की डिसाइपल द्वारा भेजे गए रिसोर्सेज, इन सब की मदद से नंबर 11 हिडन ड्रैगन बैटल से पहले कम से कम लेवल 5 डीमन जनरल तक पहुंच जाएगा। इसके बाद नंबर 11 फिर से अकेले कल्टीवेशन में चला जाता है। वो लगातार अर्थ स्पिरिट फ्लेम को रिफाइन करता रहता है। समय तेजी से बीतता है। 1 महीने बाद उसकी कल्टीवेशन आखिरकार फिर ब्रेक थ्रू कर जाती है। वो सफलतापूर्वक लेवल 5 डीमन जनरल तक पहुंच जाता है। अर्थ स्पिरिट फ्लेम उसकी फाउंडेशन को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देती है। उसी समय हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होने का दिन भी आ जाता है। नंबर 11 कल्टीवेशन से बाहर निकलता है। बड़ी बहन खुशी से कहती है, आखिर तुम बाहर आ गए, देखो सब लोग यहाँ बहुत खुश हैं। नंबर 11 पूरे क्लैन को देखकर संतुष्ट हो जाता है। तभी 7 स्टार सेक्ट की डिसाइपल वहां पहुंचती है। वो नंबर 11 की ऑरा महसूस करते ही मुस्कुराने लगती है। लगता है तुमने फिर ब्रेक थ्रू कर लिया। अब हिडन ड्रैगन बैटल जीतने की हमारी उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा है। वो बताती है कि 7 स्टार सेक्ट के बाकी 2 ट्रू डिसाइपल्स भी लगभग उसकी बराबरी की ताकत रखते हैं। अगर उन्हें टॉप मॉन्स्टर्स का सामना न करना पड़े तो अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। दोनों तुरंत हिडन ड्रैगन बैटलफील्ड की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे विशाल हिडन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। पूरा मैदान हजारों प्रतिभाशाली कल्टीवेटर से भरा हुआ था। आसमान में अलग अलग शक्तियों के डीमन किंग एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। ये सभी हिडन ड्रैगन बैटल के विटनेस थे। नंबर 11 पहली बार इतना बड़ा आयोजन देखता है। उसी समय उसकी नजर दूर बैठे ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के उसी पुराने चीफ पर पड़ती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जल्द ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सबसे बड़े प्रतिभाशाली योद्धाओं का परिचय कराया जाता है। सबसे पहले आता है स्नेक मदर का सबसे शक्तिशाली शिष्य। उसकी असली पहचान थी एंशिएंट क्रिम्सन ब्लड सर्पेंट। उसके बाद एंशिएंट शुआन टर्टल क्लैन का यंग मास्टर सामने आता है। कहा जाता था कि उसकी डिफेंस को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और आखिर में आता है 10,000 नेशंस ग्रैंड प्रीस्ट का डायरेक्ट डिसाइपल। उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। आयोजकों के अनुसार यही तीनों इस हिडन ड्रैगन बैटल के सबसे खतरनाक प्रतिभागी थे। 7 स्टार सेक्ट की डिसाइपल धीरे से नंबर 11 से कहती है, अगर अच्छी रैंकिंग चाहिए तो इन तीनों से दूर रहना। लेकिन नंबर 11 मुस्कुरा देता है। उसे इन तीनों की ताकत उतनी खतरनाक नहीं लगती। उसी समय 7 स्टार सेक्ट का दूसरा ट्रू डिसाइपल वहां पहुंचता है। वो अपनी तरफ खड़े सन क्लैन के यंग मास्टर के साथ नंबर 11 का मजाक उड़ाने लगता है। वो ताना मारते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम कोई बड़ा एक्सपर्ट ढूंढ कर लाई हो, लेकिन साथ में तो एक जंगली मेल स्नेक लेकर घूम रही हो। 7 स्टार सेक्ट की डिसाइपल तुरंत जवाब देती है, ये मेरा एलाई है, इस बारे में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा ट्रू डिसाइपल हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होने दो, फिर इसी प्लेटफॉर्म पर इसका अंत कर देंगे। सन क्लैन का यंग मास्टर भी मुस्कुराकर हामी भर देता है। दोनों धमकी देकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन नंबर 11 बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो मुस्कुराकर अपनी साथी से कहता है, चिंता मत करो, वो दोनों खुद चलकर मेरे सामने आए हैं। अब उन्हें हराने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हिडन ड्रैगन बैटल की असली शुरुआत होने वाली थी। नंबर 11 और 7 स्टार सेक्ट की ट्रू डिसाइपल अभी हिडन ड्रैगन बैटलफील्ड के किनारे ही खड़े थे कि नंबर
11 मुस्कुराकर पूछता है, वैसे ये हिडन ड्रैगन बैटल आखिर शुरू कब होगा? लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई देता उससे पहले ही पूरा आसमान अचानक कांप उठता है, धरती हिलने लगती है, चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का भयंकर तूफान उठ खड़ा होता है। सभी प्रतिभागी एक साथ ऊपर देखने लगते हैं। अगले ही पल एक विशाल प्राचीन मॉन्यूमेंट आसमान से उतरकर बैटलफील्ड के बीचों बीच आ गिरता है। उसके प्रकट होते ही पूरे क्षेत्र में ऐसा दबाव फैल जाता है कि कई कमजोर कल्टीवेटर्स सांस तक नहीं ले पाते। फिर आसमान से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, सभी प्रतिभागियों का स्वागत है, तुम सब काफी देर से इस पल का इंतजार कर रहे थे। तो अब हिडन ड्रैगन बैटल आधिकारिक रूप से शुरू होती है। उस आवाज के साथ ही मॉन्यूमेंट चमकने लगता है। घोषणा होती है, हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट तुम्हारी पोटेंशियल के अनुसार तुम्हें फॉर्चून प्रदान करेगा, अपनी पूरी क्षमता दिखाओ। एक एक करके प्रतिभागी आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही कोई मॉन्यूमेंट को छूता, उसके शरीर के ऊपर अलग अलग रंग की फॉर्चून दिखाई देने लगती। किसी को ग्रीन फॉर्चून मिली, किसी को ब्लू, और कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोगों को पर्पल फॉर्चून भी प्राप्त हुई। पूरा मैदान तालियों और हैरानी की आवाजों से गूंज उठता है। नंबर 11 चारों तरफ देखकर समझ जाता है कि यह प्रतियोगिता सचमुच पूरे ग्रेट वाइल्डरनेस के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स को एक जगह लेकर आई है। वो महसूस करता है कि यहाँ कम से कम 3 लोग लेवल 5 डीमन जनरल हैं, जबकि लेवल 4 डीमन जनरल वाले प्रतिभागियों की संख्या भी 10 से कम नहीं थी। इतने सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ देखकर भी नंबर 11 के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसी समय 7 स्टार सेक्ट की ट्रू डिसाइपल उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम ऊपर मत जाना, इतने सारे लेवल 5 डीमन जनरल्स के बीच लड़ना अभी सही नहीं होगा। लेकिन नंबर 11 हंस देता है। वो कहता है, सिर्फ लेवल 5 डीमन जनरल, ये तो आसान है। इतना कहकर वो सीधे मॉन्यूमेंट की तरफ चल पड़ता है। ट्रू डिसाइपल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो आगे पहुंच चुका था। उसी समय 7 स्टार सेक्ट का दूसरा ट्रू डिसाइपल उसे देखकर हंसने लगता है। वो कहता है, मुझे तुम जैसे लोग पसंद हैं, कम से कम लड़ाई शुरू होने से पहले खुद मौत के मुंह में तो चले आते हो। नंबर 11 शांत स्वर में जवाब देता है, देखते हैं मरता कौन है। ऊपर आसमान में बैठे डीमन किंग्स भी अब प्रतिभागियों को ध्यान से देखने लगे थे। 7 स्टार सेक्ट का एक एल्डर गर्व से कहता है, हमारे डिसाइपल होंगशुआन अभी इतनी कम उम्र में ही लेवल 5 डीमन जनरल बन चुके हैं, उन्हें पर्पल फॉर्चून भी मिली है। दूसरे बड़े क्लैंस के एल्डर्स भी अपने अपने प्रतिभाशाली शिष्यों की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी टियानहाई सिटी का सिटी लॉर्ड हाथ उठाकर सबको शांत कर देता है। वो नई घोषणा करता है, इस बार हिडन ड्रैगन बैटल के नियम बदल दिए गए हैं। पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत हो जाता है। सिटी लॉर्ड आगे कहते हैं, इस बार लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सिर्फ 10 प्रतिभागी जीवित नहीं बच जाते। जो डरता है वो अभी अपनी फॉर्चून छोड़कर बाहर जा सकता है। ये सुनते ही पूरे मैदान में सनसनी फैल जाती है। कई प्रतिभागियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार बैटल इतनी निर्दयी होगी, लेकिन कुछ पल बाद कोई भी पीछे नहीं हटता। सभी अपनी जगह पर डटे रहते हैं। सिटी लॉर्ड संतुष्ट होकर मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा। अब हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होती है। जैसे ही घोषणा पूरी होती है, पूरा बैटलफील्ड युद्ध भूमि में बदल जाता है। हर तरफ लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। उसी समय 7 स्टार सेक्ट का वही ट्रू डिसाइपल चिल्लाता है, उस छोटे स्नेक को कोई हाथ मत लगाना, उसका हिसाब मैं खुद करूंगा। सन क्लैन का यंग मास्टर भी मुस्कुराकर पीछे हट जाता है। उधर 7 स्टार सेक्ट की ट्रू डिसाइपल नंबर 11 से कहती है, अब यहाँ से निकल चलते हैं, हम दोनों मिलकर भी इन सबसे नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन नंबर 11 सिर हिलाता है, मैं तुम्हारे पैसे लेकर भागने वालों में से नहीं हूँ। जिस अलायंस की कीमत ली है उसे निभाऊंगा भी। इतना कहकर वो हिडन ड्रैगन फॉर्चून को अपने शरीर में अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अचानक ब्लैक स्केल स्नेक किंग का एक समर्थक उस पर हमला कर देता है। वो चिल्लाता है, लोभी स्नेक, आज यहीं मर जा। लेकिन नंबर 11 बिना हिले उसका हमला रोक देता है। धमाका पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठता है। सभी हैरान रह जाते हैं। हमला करने वाला स्वयं लेवल 5 डीमन जनरल था, फिर भी उसका वार नंबर 11 ने आसानी से रोक दिया। हमलावर खुद शॉक में पड़ जाता है, मेरी पूरी ताकत इसने ऐसे रोक दी। नंबर 11 मुस्कुराकर कहता है, अगर चाहूं तो एक ही वार में खत्म कर सकता हूं। वो आदमी हंस देता है। उसे लगता है नंबर 11 ब्लफ कर रहा है, लेकिन अगले ही पल विंड, थंडर, वाटर और फायर, चारों एलिमेंट्स एक साथ नंबर 11 के शरीर से फूट पड़ते हैं। उसकी डीमन जनरल ऑरा पूरे बैटलफील्ड को हिला देती है। सिर्फ एक अटैक और वो लेवल 5 डीमन जनरल सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा बैटलफील्ड स्तब्ध रह जाता है। सभी प्रतिभागी अविश्वास से नंबर 11 को देखने लगते हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अनजान स्नेक एक ही वार में लेवल 5 डीमन जनरल को हरा देगा। उसी समय ड्रीम एवोल्यूशन सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, पर्पल फॉर्चून एब्सॉर्ब्ड, 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। नंबर 11 की आंखें चमक उठती हैं। वो समझ जाता है कि हिडन ड्रैगन बैटल सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एवोल्यूशन पॉइंट्स का सबसे बड़ा खजाना है। उधर ऊपर बैठे डीमन किंग्स भी पहली बार गंभीर हो जाते हैं। वे आपस में बात करने लगते हैं, ये लड़का किस क्लैन का है, इतनी ताकत पहले कभी नहीं देखी। अगर इसे समय मिल गया तो भविष्य में इसे रोकना असंभव होगा। कुछ लोग तो उसी समय मन ही मन फैसला कर लेते हैं कि मौका मिलते ही नंबर 11 को खत्म करना होगा। लेकिन तभी हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट अचानक पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। पूरा आसमान लाल रंग से भर जाता है। सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। अगले ही पल मॉन्यूमेंट से एक लाल प्रकाश की किरण उतरकर सीधे नंबर 11 के शरीर में समा जाती है। पूरा बैटलफील्ड दंग रह जाता है। एक एल्डर कांपती आवाज में चिल्लाता है,
रेड फॉर्चून, लेजेंडरी रेड फॉर्चून प्रकट हो गई। इतने सालों बाद फिर से किसी को रेड फॉर्चून मिली है। सभी डीमन किंग्स अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रेड फॉर्चून का मतलब सिर्फ असाधारण टैलेंट नहीं था, ये भविष्य में सुप्रीम एम्परर बनने की संभावना का प्रतीक मानी जाती थी। उधर ड्रीम एवोल्यूशन सिस्टम फिर सक्रिय हो जाती है। रेड फॉर्चून एब्जॉर्ब्ड, 5 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। नंबर 11 खुशी से भर उठता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मुझे ऐसी कुछ और फॉर्चून्स मिल जाएं तो मैं यहीं डीमन किंग रियल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। लेकिन अगले ही पल पूरा बैटलफील्ड बदल जाता है। कुछ सेकंड पहले जो लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अब उनकी नजर सिर्फ नंबर 11 पर थी। हर किसी की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। एक एक्सपर्ट ऊंची आवाज में चिल्लाता है, जो भी रेड फॉर्चून छीन लेगा उसके लिए सेक्रेड रियल्म का रास्ता खुल जाएगा। दूसरा तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। 10,000 डीमन किंगडम का हाई प्रीस्ट भी कहता है, अपनी फॉर्चून मुझे दे दो, मैं अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाता हूं, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन दूसरा एक्सपर्ट तुरंत हंस देता है, यहां किसी की पहचान मायने नहीं रखती, रेड फॉर्चून उसी की होगी जो इसे छीन लेगा। कुछ ही क्षणों में 20 से ज्यादा प्रतिभाशाली कल्टिवेटर्स नंबर 11 को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नंबर 11 बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। फिर वो ऊपर आसमान में बैठे टियानाई सिटी के सिटी लॉर्ड की तरफ देखकर पूछता है, अगर मैं इन सबको यहीं मार दूं तो क्या टियानाई सिटी मुझे सुरक्षा देगा? सिटी लॉर्ड मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें डर नहीं कि ये सब मिलकर तुम पर हमला करेंगे? नंबर 11 बिना झिझक जवाब देता है, ये सब मेरे लिए सिर्फ भीड़ है। सिटी लॉर्ड जोर से हंस पड़ते हैं। फिर पूरे बैटलफील्ड में उनकी आवाज गूंजती है, अगर तुम अकेले इन सबको हराकर विजेता बने तो आज से टियानाई सिटी हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा। ये सुनकर पूरे बैटलफील्ड में हलचल मच जाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि सिटी लॉर्ड खुद नंबर 11 को इतना महत्व देंगे। लेकिन नंबर 11 अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था। वो सामने खड़े 20 से ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धाओं को देखकर मुस्कुराता है। फिर ऊंची आवाज में कहता है, एक एक करके आने की जरूरत नहीं, सब एक साथ आ जाओ, मुझे भी देखना है तुम लोगों में से कौन मेरे आगे एक कदम भी टिक सकता है। उसकी चुनौती सुनते ही पूरा बैटलफील्ड फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। हिडन ड्रैगन बैटल के मैदान में नंबर 11 ने अकेले ही 20 से ज्यादा प्रतिभाशाली कल्टिवेटर्स को एक साथ चुनौती दे दी। उसकी बात सुनकर सभी गुस्से से भर उठे। एक पल में चारों तरफ से दर्जनों हमले उसकी ओर बढ़े। सॉर्ड शी, फायर टेक्निक्स, थंडर आर्ट्स, विंड ब्लेड्स, हर दिशा से भयंकर शक्तियां नंबर 11 पर टूट पड़ी। पूरा बैटलफील्ड विस्फोटों से भर गया। धूल का इतना बड़ा गुबार उठा कि कुछ देर तक किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। चारों तरफ हंसी गूंजने लगी। कई प्रतिभागी घमंड से बोले, इतना घमंडी था, अब राख भी नहीं बची होगी। लेकिन जैसे ही धूल धीरे धीरे हटने लगी, सबके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। नंबर 11 बिल्कुल उसी जगह खड़ा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस इतनी ही ताकत थी? सच कहूं, मुझे तो गुदगुदी भी नहीं हुई। पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत हो गया। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक साथ इतने प्रतिभाशाली कल्टिवेटर्स का हमला, जिससे हाफ स्टेप डीमन किंग भी घायल हो सकता था, वो नंबर 11 को छू तक नहीं पाया। कुछ लोग घबरा कर बोले, जरूर इसके पास कोई डिफेंसिव ट्रेजर है, वरना ऐसा होना नामुमकिन है। लेकिन नंबर 11 हंस पड़ा, बहुत बातें कर ली तुम लोगों ने, अब मेरी बारी है। उसने धीरे धीरे अपने शरीर की डीमन ऑरा बाहर निकालनी शुरू की। विंड, थंडर, वाटर, फायर, चारों एलिमेंट्स एक साथ उसके चारों ओर घूमने लगे। अगले ही पल वो बिजली की गति से आगे बढ़ा। धड़ाम, सिर्फ एक बार, और पहला प्रतिभाशाली कल्टिवेटर वहीं ढेर हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा। नंबर 11 किसी तूफान की तरह बैटलफील्ड में घूमने लगा। जिसके सामने वो आता, वो एक ही अटैक में समाप्त हो जाता। कुछ ही क्षणों में पूरा बैटलफील्ड लाशों से भर गया। जो लोग कुछ देर पहले उसे घेर कर खड़े थे, अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। 7 स्टार सेक्ट की ट्रू डिसाइपल दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो अविश्वास से बुदबुदाई, मैंने आखिर किस मॉन्स्टर के साथ अलायंस किया है? ऊपर आसमान में बैठे सभी बड़े सेक्ट्स और क्लैंस के एल्डर्स भी स्तब्ध रह गए। कई लोग रोने लगे। उनके सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल्स, जिन्हें तैयार करने में उन्होंने 100 साल से ज्यादा रिसोर्सेज खर्च किए थे, कुछ ही मिनटों में मारे जा चुके थे। लेकिन नंबर 11 बिल्कुल शांत था। वो एक एक करके सभी मरे हुए डीमन बीस्ट्स और स्पिरिट कोर्स को डिवॉर करना शुरू कर देता है। ड्रीम एवोल्यूशन सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस देने लगता है। एवोल्यूशन पॉइंट्स 6000, 23000, 12000। एवोल्यूशन पॉइंट्स लगातार बढ़ते जाते हैं। उसी समय हिडन ड्रैगन बैटल का परिणाम घोषित होता है। पहला स्थान नंबर 11, और उसके इनाम के रूप में उसे मिलता है डीमन सेंट लेवल वाटर एट्रीब्यूट स्पिरिट फायर, शुआनमिंग फ्लेम। ये सुनते ही नंबर 11 की आंखें चमक उठती हैं। वो मन ही मन सोचता है, अब मेरे पास एक और सेंट लेवल स्पिरिट फायर आ गई, बस एक आखिरी स्पिरिट फायर और मैं अपनी सुपर बैटल बॉडी पूरी कर सकता हूं। लेकिन तभी ऊपर बैठे कई डीमन किंग्स एक साथ नीचे उतर आते हैं। उनकी नजर सीधे नंबर 11 के इनाम पर थी। वे साफ तौर पर उससे ट्रेजर छीनना चाहते थे। नंबर 11 मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ? अब अपनी उम्र का फायदा उठाकर जूनियर को डराओगे? तभी टियानाई सिटी के सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठती है, जब तक मैं यहां हूं कोई भी इस लड़के को हाथ नहीं लगाएगा। बाकी डीमन किंग्स मजबूरी में पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का चीफ आगे आता है। वो सिटी लॉर्ड से कहता है, ये लड़का हमारे मिस्टी माउंटेन का भगौड़ा है, हमारे नियमों के अनुसार इसे वापस ले जाकर सजा देना हमारा अधिकार है। सिटी लॉर्ड शांत स्वर में जवाब देते हैं, अगर स्नेक मदर को आपत्ति है तो उसे खुद मेरे पास आने दो। ब्लैक स्केल चीफ कुछ बोल ही रहा था कि नंबर 11 आगे बढ़ जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, वैसे भी मैं इस बूढ़े से पुराना हिसाब बराबर करना चाहता था। फिर वो सिटी लॉर्ड से पूछता है, क्या आप इस लड़ाई के गवाह बनेंगे? आसपास खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। एक डीमन किंग हंसते हुए कहता है, बच्चे
वो असली डीमन किंग है। नंबर 11 शांति से जवाब देता है, तो मैं भी डीमन किंग बन जाता हूँ। उसकी बात सुनकर पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठता है। सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है। ब्लैक स्केल चीफ भी हंसता है। तुझे लगता है डीमन किंग बनना सड़क से पत्थर उठाने जितना आसान है? उसके लिए वर्षों की कल्टीवेशन चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ड्रीम एवोल्यूशन सिस्टम सक्रिय हो जाता है। होस्ट कंज्यूम्ड 10 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स। ब्रेक थ्रू डीमन किंग फर्स्ट हेवन। पूरा बैटलफील्ड अचानक कांप उठता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। नंबर 11 की ऑरा कई गुना बढ़ जाती है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी ने अपनी आंखों के सामने किसी को इंस्टेंट ब्रेक थ्रू करते कभी नहीं देखा था। ब्लैक स्केल चीफ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब दोनों एक ही रियल में थे, लेकिन नंबर 11 की ऑरा उससे भी ज्यादा भयावह महसूस हो रही थी। चीफ गुस्से से चिल्लाता है, रियल्म बराबर हो गया तो क्या? आज तुझे असली डीमन किंग की ताकत दिखाता हूं। वो पूरी शक्ति से हमला करता है, लेकिन नंबर 11 सिर्फ एक बार अपना पंजा घुमाता है। अगले ही पल ब्लैक स्केल चीफ चीख उठता है। उसका पूरा शरीर हवा में उछल जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या। डर के मारे वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेडी स्नेक मदर, मुझे बचाइए। लेकिन इस बार उसे बचाने कोई नहीं आता। नंबर 11 की ताकत के सामने वो पूरी तरह हार चुका था। यही समय था जब टियानहाई सिटी के सिटी लॉर्ड मुस्कुराते हुए घोषणा करते हैं। हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट ने इसे सुप्रीम प्रोडिजी माना है। आज से नंबर 11 टियानहाई सिटी का वाइस सिटी लॉर्ड होगा। पूरा बैटलफील्ड फिर एक बार सन्न रह जाता है। सिटी लॉर्ड आगे कहते हैं, आज से टियानहाई सिटी का दक्षिणी क्षेत्र इसके अधीन रहेगा। नंबर 11 भी इस रिवॉर्ड से चौंक जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि एक प्रतियोगिता जीतकर उसे इतनी बड़ी पहचान मिल जाएगी। इसके बाद सिटी लॉर्ड उसे स्टार प्लकिंग टावर में अपने साथ चलने का निमंत्रण देते हैं। दोनों अकेले टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं। सिटी लॉर्ड मुस्कुराकर पूछते हैं, जानते हो मैंने तुम्हें इतना सब कुछ क्यों दिया? नंबर 11 विनम्रता से कहता है, इस दुनिया में कोई बिना कारण किसी पर इतना उपकार नहीं करता। सिटी लॉर्ड हंस पड़ते हैं। उसी समय नंबर 11 मन ही मन सोचता है, कहीं इस बूढ़े का भी कोई छिपा हुआ मकसद तो नहीं? लेकिन अगले ही पल सिटी लॉर्ड उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे मन की बात मैंने सुन ली। नंबर 11 पूरी तरह चौंक जाता है। सिटी लॉर्ड बताते हैं कि सेंट रियल्म और डीमन किंग रियल्म के बीच का अंतर उसकी कल्पना से कहीं बड़ा है। इतना बड़ा कि इस समय उसके सामने बैठा व्यक्ति उनका असली शरीर भी नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस था। उनका वास्तविक शरीर हेवन से भी ऊपर के एक रियल्म में मौजूद था। नंबर 11 पहली बार सेंट रियल्म की असली शक्ति समझ पाता है। फिर सिटी लॉर्ड असली कारण बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे पास क्रिम्सन डेस्टिनी है। इसका मतलब तुम एम्परर पाथ तक पहुंचने की योग्यता रखते हो। फिर वे ग्रेट वाइल्डरनेस का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। हजारों साल पहले एम्परर पाथ टूट चुकी थी। अब सेंट रियल्म ही इस दुनिया की अंतिम सीमा बन चुकी थी। पिछले 1000 वर्षों से सिटी लॉर्ड हिडन ड्रैगन बैटल आयोजित कर रहे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ढूंढना जो भविष्य में एम्परर पाथ को फिर से खोल सके। और नंबर 11 1000 सालों में पहला व्यक्ति था जिसे हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट ने क्रिम्सन डेस्टिनी प्रदान की थी। सिटी लॉर्ड गंभीर होकर कहते हैं, अगर एक दिन तुम एम्परर बन गए तो मुझे भी इस दुनिया की सीमा पार करने में मदद करना। नंबर 11 बिना झिझक हामी भर देता है। वो कहता है, अगर मैं उस मुकाम तक पहुंचा तो आपकी मदद जरूर करूंगा। सिटी लॉर्ड संतुष्ट होकर मुस्कुरा देते हैं। वे वादा करते हैं कि भविष्य में कल्टीवेशन के लिए जो भी ट्रेजर या रिसोर्स चाहिए होगा, टियानहाई सिटी उसकी पूरी सहायता करेगा। इसी समय एक सेवक अंदर आता है। वो झुककर कहता है, सिटी लॉर्ड की पत्नी आपको बुला रही है। नंबर 11 थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि सिटी लॉर्ड की पत्नी उससे क्यों मिलना चाहती है। कुछ देर बाद वो उनके कक्ष में पहुंचता है। जैसे ही अंदर जाता है, एक परिचित आवाज सुनाई देती है, काफी समय हो गया, छोटे स्नेक। नंबर 11 का दिल धड़क उठता है। अगले ही पल उसके सामने खड़ी महिला अपना चेहरा दिखाती है। वो और कोई नहीं, स्नेक मदर थी। नंबर 11 पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। स्नेक मदर मुस्कुराकर कहती है, सिटी लॉर्ड सेंट रियल्म में है और मैं भी। तुम्हें लगता है ग्रेट वाइल्डरनेस में कोई ऐसी जगह है जहां मैं नहीं पहुंच सकती? फिर वो अपना असली उद्देश्य बताती है। सिटी लॉर्ड की तरह वो भी एम्परर पाथ तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो कहती है, हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट ने तुम्हें सुप्रीम प्रोडिजी माना है। अगर मैं तुम्हारी ब्लड लाइन एसेंस अब्सॉर्ब कर लूं तो मैं भी हेवन और अर्थ की सीमा तोड़ सकती हूँ। ये सुनते ही नंबर 11 सब समझ जाता है। स्नेक मदर कभी उससे प्रेम नहीं करती थी। वो शुरू से ही उसकी ब्लड लाइन चाहती थी। नंबर 11 गुस्से से मना कर देता है, लेकिन स्नेक मदर उसकी बात नहीं सुनती। वो जबरदस्ती उसकी ब्लड लाइन और डीमन पावर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। नंबर 11 को महसूस होता है कि उसकी सारी शक्ति तेजी से निकल रही है, लेकिन तभी ड्रीम एवोल्यूशन सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो जाता है। हेवन डिवॉरिंग पावर एक्टिवेटेड। अगले ही पल हालात पूरी तरह पलट जाते हैं। अब नंबर 11 ही स्नेक मदर की सेंट लेवल ब्लड लाइन और डीमन पावर डिवॉर करने लगता है। सिस्टम लगातार घोषणा करता है, सेंट लेवल डीमन पावर डिवॉर्ड, 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, सेंट ब्लड लाइन डिवॉर्ड, लिमिट ब्रेकिंग प्रोग्रेस 1%, 2%, 3%। स्नेक मदर पहली बार घबरा जाती है। वो महसूस करती है कि उसकी सारी शक्ति उल्टी दिशा में खींच रही है। नंबर 11 बिना रुके डिवावर करता रहता है। उसकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ने लगती है। डीमन किंग सेकंड हेवन, थर्ड हेवन। स्नेक मदर दर्द से चिल्लाती है, रुक जाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा शरीर मेरी ब्लड लाइन सह नहीं पाएगा, तुम फट जाओगे। लेकिन नंबर 11 अब नहीं रुकता। वो ठंडी आवाज में कहता है,
आज या तो तुम बचोगी या मैं। स्नेक मदर आखिरी कोशिश करती है। वो मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट तक करने की पेशकश कर देती है, लेकिन नंबर 11 मना कर देता है। कुछ ही देर बाद उसकी कल्टीवेशन फिर ब्रेक थ्रू करती है। डीमन किंग फोर्थ हेवन। उसी समय सिस्टम की सबसे बड़ी घोषणा सुनाई देती है। लिमिट ब्रेकिंग प्रोग्रेस 100%। लिमिट ब्रेकिंग एवोल्यूशन स्टार्टिंग। अचानक पूरा आकाश काला पड़ जाता है। बिजलियां गिरने लगती हैं। नंबर 11 का पूरा शरीर बदलने लगता है। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीख पूरे ग्रेट वाइल्डरनेस में गूंज उठती है। दूर खड़े सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। एक विशाल सुनहरी आकृति बादलों के बीच दिखाई देती है। वो अब स्नेक नहीं था, बल्कि एक असली ड्रैगन बन चुका था। ड्रीम एवोल्यूशन सिस्टम अंतिम घोषणा करता है। फर्स्ट लिमिट ब्रेकिंग एवोल्यूशन कंप्लीट। स्पीसीज सक्सेसफुली इवॉल्व्ड इनटू ड्रैगन। सी सप्रेसिंग ड्रैगन ब्लड लाइन अवेकेंड। सी सप्रेसिंग डिवाइन पावर एक्वायर्ड। नंबर 11 धीरे से मुस्कुराता है, फिर स्नेक मदर की तरफ देखकर कहता है, इस शानदार गिफ्ट के लिए धन्यवाद स्नेक मदर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 इंच जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है अगली बार जब इस कहानी का पार्ट 2 आए आपको यह चैनल फिर कभी ना मिले। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में पार्ट 2 इंच लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।